द न्यू भारत, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हम लेकर आए हैं टीएनबी जनमंच चाय चर्चा और चिंतन। टीएनबी जनमंच चाय चर्चा और चिंतन का यह दिल्ली का सर पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए हम आदरणीय सुधाकर पाठक जी, आदरणीय दर्शन पांडे जी, इन दोनों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि दिल्ली के भीतर द न्यू भारत की उपस्थिति को पिछले 3 वर्षों से जो स्थान मिल रहा है वो आदरणीय सुधाकर जी की बदौलत मिल रहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संस्थापक सुधाकर पाठक जी के लिए, इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय दर्शन जी के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सर, द न्यू भारत एक प्रकार की मुहिम है कि हम स्वस्थ चर्चाओं को समाज में स्थापित करना चाहते हैं। कहीं आज की तारीख में पॉडकास्ट की जो दुनिया है, उस पॉडकास्ट को कहीं ना कहीं अगले कुछ वर्षों के बाद ये रहेगा या नहीं रहेगा हम कह नहीं सकते, पर एक जो नुक्कड़ का संवाद था, घर के भीतर का संवाद था, वो तमाम संवाद को हम दोबारा से स्थापित करने के लिए द न्यू भारत के माध्यम से जनमंच चाय चर्चा और चिंतन लेकर के आते हैं। दिल्ली का यह पहला कार्यक्रम है। दस्तक हो दिल्ली में तो जोरदार होनी चाहिए। हमारे लिए यह सम्मान की बात है कि दिल्ली के कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत जैसे कोई पहचान की, किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे हिंदुस्तान नहीं, मैं अबू धाबी में रहता हूं, वहां जिनका जिक्र, जिनकी कविताओं पर चर्चाएं, जिनके कहानियों पर अलग अलग प्रकार की कार्यशालाएं होती हैं, आज वो शख्सियत हिंदुस्तान का बहुत नामचीन नाम डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी द न्यू भारत के इस पटल पर उपस्थित हैं। बिना किसी भूमिका के मैं सर के परिचय के लिए आप सभी को इस वीडियो से जोड़ता हूं और सर के परिचय के साथ में जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। द न्यू भारत, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित टीएनबी जनमंच चाय चर्चा और चिंतन। एक व्यक्ति अनेक पहचान, लेखक, कवि, रंगकर्मी, शिक्षाविद, प्रशासक और संस्कृति के सजग अध्येता, जिनका विश्वविद्यालय निर्माण, साहित्य रचने, रंगमंच को जीने और भारतीय कला संस्कृति की विरासत को समझने और सहेजने का प्रयास जारी है। परंपरा से संवाद और भविष्य की तलाश, यही है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की यात्रा। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी उन विरले व्यक्तित्वों में हैं जिनकी पहचान अनेक भूमिकाओं के बावजूद साहित्य, संस्कृति, कला, शिक्षा और भारतीय चिंतन के व्यापक संसार से होती है। हिंदी साहित्य, संस्कृति, कला और जनसंचार के प्रतिष्ठित लेखक, विद्वान, शिक्षाविद और कुशल प्रशासक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी आप वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत है। पत्रकारिता एवं जनसंचार शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के संस्थापक कुलसचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के संस्थापक कुलपति रहे। 2 कार्यकालों तक विश्वविद्यालय का नेतृत्व करते हुए आपने पत्रकारिता एवं जनसंचार शिक्षा के संस्थागत विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन डॉक्टर जोशी की पहचान अकादमिक और प्रशासनिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। कविता, कहानी, व्यंग्य, नाटक और अभिव्यक्ति की तमाम विधाओं में आपकी सक्रिय लेखनी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपके चर्चित कहानी संग्रहों में सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियां पल भर की पहचान और पत्रिका दृष्टि, वही मध्यांतर और कुछ अल्प विराम चर्चित कविता संग्रह
जीवनी और संस्मरण के क्षेत्र में स्मृति कल्प और शब्द पुरुष माणिक चंद्र वाजपेयी जैसी कृतियां आपके लेखन की व्यापकता को सामने रखती है। भारतीय कला, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को समझने, संरक्षित करने और नई पीढ़ी से जोड़ने की आपकी निरंतर प्रतिबद्धता आपके सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण पहचान है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में आपके योगदान को अनेक सम्मानों से भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2026 में आपको राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं आपकी चर्चित कृति पल भर की पहचान के लिए आपको अखिल भारतीय गजानन माधव मुक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक लेखक जो मनुष्य को करीब से देखता है, एक रंगकर्मी जो जीवन को मंच पर महसूस करता है, एक शिक्षाविद जो ज्ञान को संस्थाओं से जोड़ता है, एक प्रशासक जो संस्कृति को व्यवस्था से जोड़ता है और एक सांस्कृतिक चिंतक जो परंपरा में भविष्य की संभावनाएं खोजता है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी टीएनबी जनमंच चाय, चर्चा और चिंतन के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए विचारों और अनुभवों की इस यात्रा का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का। बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सर का परिचय जो सुना, दरअसल सर के परिचय में इतनी मधुरता और मिठास है कि मक्खियां बार बार वहां जाकर के उनसे उस मिठास मधुरता को लेना चाहती हैं, इसलिए स्क्रीन पर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस मिली है। हिंदुस्तान में जिस शख्सियत से लोग जुड़ना चाहते हैं, आज हम देख रहे हैं कि इस सभागार में एक मक्खी अलग अलग प्रकार के संदेश लेकर के आपके बीच आ रही है। मैं आदरणीय सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच की ओर आएं और साथ में आदरणीय दर्शन सर और सुधाकर सर से अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आएं। मैं ध्रुव से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ लेकर आएं, हम सर का स्वागत करें और फिर औपचारिक चर्चा की ओर बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के आदरणीय सुधाकर पाठक जी और दर्शन पांडे जी की बिना किसी सहकार्य के हम इस कार्यक्रम की कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं चाहूंगा सर का स्वागत करें। सर बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधाकर सर और दर्शन जी। सर मैं आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। आज की तारीख में चर्चाएं क्यों जरूरी हैं, ये हर कोई जानता है और चर्चाओं की आवश्यकता हम और आप आज ज्यादा महसूस कर रहे हैं। कई ऐसे दृष्टांत हैं जो आज परिवारों को, समाज को अलग करने का एक इकलौता कारण सर चर्चाएं नहीं हो पा रही है। आपके कई इंटरव्यू हैं, कई आपने लेख लिखे हैं जिसमें आप परिवार को जोड़ने, चर्चाओं की प्रतिबद्धता पर बात करते हैं। द न्यू भारत की कोशिश है कि हम चर्चाओं को लेकर के सम्मुख आ पाएं। तो मैं आज की चर्चा का शुभारंभ करने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा और हम चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जो कि चिंतक हैं, कुलपति रहे हैं, सदस्य सचिव हैं, देश का ऐसा कोई भी कार्य जो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से जुड़ा ना हो शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सर वास्तविकता में ये तमाम जो परिचय हैं, पदनाम हैं, ये तमाम को यदि हम हटा दें तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी कौन है? माइक। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था टीएनबी जनमंच को, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी को, राजधानी कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा नायाब सा ये कार्यक्रम शुरू किया है, चाय, चर्चा और चिंतन।
और बहुत खुशी है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर हैं उपस्थित इस चर्चा को सुनने के लिए। तो जो सबसे पहले आपने चर्चा की बात की थी वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का आपस में संवाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम्युनिकेशन बढ़ गया है लेकिन आपस में नहीं बढ़ा है। तो इसलिए दिक्कत क्या होती है कि एक घर में आप देखते हैं कि पिता माता भाई बहन सब उसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, लेकिन चारों जो हैं अपना अपना मोबाइल लेकर कुछ न कुछ कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। और तभी रात के 12 बजते हैं और माँ को ध्यान आता है कि आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। बिल्कुल। तो वो तुरंत अपने बेटे को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, हैप्पी बर्थडे माय डियर सन। और बेटा भी तुरंत माँ को, ओ माँ यू आर ग्रेट, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन न माँ खुद उठ के बेटे को आशीष दे रही है, न बेटा माँ बाप के चरण छू रहा है। तो ये जो संवाद की कमी है, इसके कारण बहुत दिक्कत हमारे समाज में हो रही है। तो आज आपने ये जो चाय चर्चा और चिंतन ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये निश्चित तौर पर आपस में बातचीत करने का, आपस में संवाद करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा उसका ताल्लुक है कि मैं दरअसल क्या हूँ। मैंने जो मेरा ट्विटर जिसको एक्स हैंडल कहते हैं उसमें भी लिखा हुआ है, सच्चिदानंद जोशी ए साधारण इंसान। एक साधारण इंसान जो जमीन से जुड़ा है और जमीन से जुड़ा रहना चाहता है। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं लोगों के बीच में रहूं, कोशिश करूं कि लोगों के साथ संवाद करूं, विशेषकर नए बच्चों के साथ, युवाओं के साथ संवाद करूं। और जितनी ज़्यादा संभावना हो उतना ज़्यादा लोगों के बीच रहूं। तो बस एक साधारण इंसान हूं और कुछ नहीं हूं। बहुत मुश्किल है सरल होना। आज की तारीख में लोग कठिन बनते जा रहे हैं। सरल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो आदरणीय सर कह रहे थे। और आज की तारीख में संवाद की आवश्यकता क्यों है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपका यहाँ होना है कि आप तमाम व्यस्तताएं, जिस पद पर आप हैं, आपकी व्यस्तता हर कोई जानता है, लेकिन आपने फिर भी समय निकाला और इन युवाओं के लिए इस सभागार में आप उपस्थित रहे। मैं हमारे साथ उपस्थित तमाम युवाओं को बताऊं, सर का जो बचपन है मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे। वो बीहड़ की आतंकित गलियों में गालियों और गोलियों के बीच गुजरा है। सर बचपन में बीहड़ में रहे हैं, पिताजी इंजीनियर रहे, माताजी से आप सभी परिचित हैं। तो वो जो आतंकित गलियों में गालियां और गोलियां, सर साहित्य से कैसे जुड़ा हुआ? इसको थोड़ा सा खुलासा कर दूं, नहीं तो क्योंकि बहुत बच्चों को शायद ये इस बात समझ में नहीं आई। जौरा करके एक जगह है मुरैना जिले में, और 1960 और 70 के समय में वहां पर चंबल के डाकुओं का बहुत आतंक होता था। दोनों भारत हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और जिसको आप कहते हैं कि चंबल के बीहड़ जिसे कहते हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने बीहड़ एक्चुअली देखा है। बहुतों को लगता है बीहड़ यानी कोई जंगल जैसी जमीन या झाड़ियां होती हैं। वो बीहड़ नहीं होता। बीहड़ होता है जो मिट्टी के कटाव के कारण बड़े बड़े टीले बनते हैं। तो उसमें चंबल के डाकुओं का बड़ा आतंक उस समय हुआ करता था। और मेरे पिताजी चूंकि इंजीनियर थे, इसलिए हम लोगों की कॉलोनी जो थी वो गांव से थोड़ा बाहर, जौरा जो बस्ती थी उससे थोड़ा बाहर की तरफ थी। और करीब करीब 4 साल हमारी कॉलोनी में लाइट भी नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 1963 से लेकर तो 70 के बीच की बात है। तो कई बार ये होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे घर में बिजली भी नहीं थी, तो लोगों को बड़ा भ्रम होता है, कहते हैं कि बड़ी गरीबी में निकाला है। बहुत लोग हैं जिन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई की है, तो उनको लगता है शायद इन्होंने भी ऐसा कुछ किया है। नहीं, वो बात नहीं थी। पर होता क्या था कि अब हमारा घर था, उसमें आंगन था, और घर के बिल्कुल पीछे से नहर बहती थी, और नहर के दूसरी तरफ अक्सर डाकुओं की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ करती थी, यानी फायरिंग भी होती थी। तो हम लोग जो गोलियों और गालियां कहते हैं वो ये है कि गोलियां भी चलती थी और एक दूसरे को वो लोग दनादन गालियां भी देते रहते थे। और उसी बीच में हम लोग आंगन में बैठ के, मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई और मैं, हम दोनों को लेकर वहीं बैठ के कहानियां सुना रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं। क्योंकि आप सोचिए कि मनोरंजन भी कुछ नहीं है और आपको एक थोड़ा ध्यान भी भटकाना है कि पीछे क्या चल रहा है, उससे ध्यान भटके। तो आप में से किसी ने वो
उंगलियों से आकृतियां बनाने का खेल खेला है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। जैसे गाड़ी की रोशनी आती थी तो हम लोग उंगलियों से अपनी आकृतियां बनाते थे, तो कभी खरगोश बनता था, कभी बिल्ली बनती थी, कभी कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती थी। ये भी हमारा एक मनोरंजन होता था। और उस दौरान माँ हमको फिर कई ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। तो ये जो एक साहित्य के जो बीज पनपे, वो इसलिए पनपे कि मेरी माँ जो देश की बाद में तो बहुत विख्यात लेखिका हुई श्रीमती मालती जोशी, लेकिन उनको हमेशा ये लगता था कि मेरे बच्चों को कोई एकदम गंवार न कहे, अनपढ़ न कहे, छोटे गांव का न कहे। इसलिए वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाके हम लोगों को देती थी। पहले खुद पढ़ के सुनाती थी, और जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें उत्सुकता होती थी कि भाई हम भी तो खुद पढ़ें, तो फिर हम वो चीज़ें खुद पढ़ने की कोशिश किया करते थे। तो इसलिए एक साहित्य के, अच्छे साहित्य की अच्छी चीज़ें पढ़ने के संस्कार और एक हिम्मत के संस्कार, बिल्कुल। यानी जब आप सोचिए कि मेरी उम्र 4 साल थी, 3 साल थी, और पीछे आपके आंगन के पीछे दनादन गोलियां चल रही हैं, और पुलिस भी दौड़ रही है, और जीप की भी आवाज आ रही है, और गालियां तो है ही। खैर, तो ये सब चीजें हमारे बचपन में हुई हैं। ये किस्सा इसलिए जरूरी था। हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, भटकाव की। ये तमाम चीजें आपके पीठ के पीछे दीवार से सटी चीजें चल रही हैं, लेकिन मां ने जो कहानियां सुनाई उसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी देश के साहित्यकार, देश के इतने बड़े व्यक्तित्व के रूप में निखर करके आए। आज के युवा जो इसे देखेंगे बाद में और जो अभी देख रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमें भटका रही हैं, उन पर कैसे नियंत्रण करना है। मुझे लगता है आपने जो अभी कहा उससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। सर, आपने आदरणीय मालती जी का जिक्र किया। एक कालजयी लेखिका, प्रतिष्ठित लेखिका, बहुत सम्मानित लेखिका का बेटा होना कितना अपेक्षाओं का दबाव था या कितना प्रेरणा भरा, प्रेरक सफर था? दोनों होता है, प्रेरणा भी होती है और अपेक्षाएं भी रहती हैं। देखिए, एक अच्छी बात तो यह है कि माँ ने हमेशा चूंकि अच्छा साहित्य पढ़ना सिखाया, इसलिए हमारी नजर कभी खराब साहित्य पर नहीं गई। पहली चीज हुई। दूसरा ये हुआ कि जब कभी भी लिखा, कभी ऐसा नहीं लिखा, हमेशा ये दबाव रहता था कि आप लिखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे जी। शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे सुन के। मैंने पहली कविता 13 साल की उम्र में लिखी, और 13 साल की उम्र में लिखी तो कोई बहुत ऐसी कोई मजेदार सी खिलंदरी सी कविता नहीं लिखी। मैंने कहीं तो भी कोई किसी खून का जिक्र किया, किसी लाश का जिक्र किया, किसी आदमी की भूख का जिक्र किया, ऐसी कुछ कुछ चीजें की। तो माँ को लगा, माँ को जब दिखाई, मैंने कहा ये मैंने कविता लिखी है, तो माँ ने तुरंत कहा कि बेटा ऐसा दूसरे की कविताओं को अपने नाम से नहीं बताया करती। उनको लगा ये 13 साल का लड़का अपनी कविता कैसे लिख रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने ही लिखी, मुझे जो मन में आया वो मैंने लिखा। तो फिर उनको लगा कि नहीं चलो इसमें कुछ बात है। तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने भी मुझे थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। जब मैं कोई चीज़ लिखता था तो वो एक बार देखती थी कि अच्छा इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन उन दिनों अखबार में छपने का बड़ा शौक था। अपना नाम छपा हुआ देखने का एक बड़ा गर्व होता था कि अखबार में। तो मेरी पहली रचना छपी जब मैं 16 साल का था, एक अखबार में रचना छपी, और बड़ा एक मज़ा आता था कि अरे देखिए मैंने कुछ कहानी लिखी, कुछ कविता लिखी, कुछ व्यंग्य लिखा, अखबार में छपा। लेकिन कभी माँ ने इस बात की सिफारिश नहीं की किसी संपादक से कि मैं उनका बेटा हूँ और मेरी रचना छपे। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी तुम लिख रहे हो अपनी रचना की काबिलियत पे छपना चाहिए। तो इसलिए जब भी छपा अपनी रचना की काबिलियत पे छपा। शुरू शुरू में रचनाएं लौट के भी आती थीं। अब तो ये दौर शायद लोगों के लिए अनजाना ही हो गया कि पहले लेखक को अपनी रचना के साथ एक पता लिखा लिफाफा भी भेजना पड़ता था जिसमें टिकट लगा हो कि भैया अगर आपको पसंद नहीं आए तो ये रचना लौटा दीजिएगा। तो शुरू शुरू के दौर में बहुत सारी रचनाएं लौटी भी। जब वो लौटती थी तो बड़ा बुरा लगता था, थोड़े डिमोरलाइज होते थे, लेकिन फिर माँ हौसला बनाती थी कि ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से दौर रहा और आगे बढ़ते रहे। सर को अपना परिचय देने में सबसे खास बात ये लगती है कि वे सबसे पहले अपने आप को रंगकर्मी कहते हैं। जी जी जी। और अंततः और मूलतः, मैं शायद उल्टा कह गया, मूलतः और अंततः सर अपने आप को रंगकर्मी कहते हैं। सर, नाटकों से किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, रंगमंच कैसे आपके जीवन में प्रवेश किया, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। हाँ, ये मुझे नहीं मालूम कि नाटक कैसे मेरी जिंदगी में आया, पर हाँ
नकलें बहुत उतारते थे। जैसे कोई भी आया, कोई व्यक्ति आया तो तुरंत उसकी नकल उतार दी, मिमिक्री करना। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि जो मेहमान आए उन्हीं के सामने उन्हीं की नकल जड़ दी, तो फिर डांट भी खाई कि अरे तुम थोड़ा तो सब्र किया करो, अभी वो मेहमान बैठे हैं, वो बाहर के कमरे में बैठे हैं, हम अंदर के कमरे में उन्हीं की नकल कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कहीं स्वभावगत था, नकल करना है। फिर दूसरा ये भी स्वभावगत था कि थोड़ी सी चीजों को विजुलाइज करना, देखना। मतलब आपको बताएं कि फलाना दृश्य कैसा होगा, इसको रंगकर्मी बेसिकली नाटक वाला क्या करता है, विजुलाइज करता है जी। तो वो विजुलाइज करने की कुछ ऐसी पता नहीं इनहेरेंट या जन्मजात कुछ थी कि वो विजुलाइज कर लेते थे। इसलिए नाटक में एक्ट करने से ज्यादा मुझे नाटक डायरेक्ट करना अच्छा लगता था जी। मैंने 21 साल की उम्र में जो नाटक निर्देशित किया उसमें कोई भी कलाकार 30 साल की उम्र से कम का नहीं था, बल्कि कुछ कलाकार तो ऐसे थे जो मुझसे दुगनी उम्र के थे, मतलब उनके बच्चे मेरी उम्र के थे, पर मैं बड़ा डायरेक्टर बन के उनको डायरेक्ट कर रहा था। लोग भी कहते थे कि ये बड़ा अजीब टाइप का डायरेक्टर है, 21 साल का तो हुआ है अभी और नाटक डायरेक्ट कर रहा है। तो मुझे नाटक डायरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। बल्कि आपको एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाऊं। एक मराठी का एक बहुत सुंदर नाटक है जिसका नाम है प्रेमा तुझा रंग कसा। पु ल देशपांडे जी? ये वसंत कानेटकर जी का। वो नाटक ऐसा है कि जब आप पढ़ते पढ़ते ही बहुत हंसी आती थी। जब मैं विद्यार्थी था तो माँ ने पहले पढ़ के सुनाया, फिर मैंने पढ़ के ही हंसी आती थी। उसका फिर हिंदी में अनुवाद हुआ है ढाई आखर प्रेम का बाद में। लेकिन वो नाटक जब मैंने नाटक किए भी तो वो नाटक डायरेक्ट नहीं किया। तो लोगों ने पूछा कि आप वो नाटक आपको इतना पसंदीदा है तो वो नाटक डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर अंततः मैंने कहा कि ये नाटक मैं तब डायरेक्ट करूंगा जब मैं इसके एक फलाने पात्र का रोल करूं। वो पात्र था एक रिटायर्ड प्रोफेसर का। तो मैंने कहा जब तक मैं उतना बड़ा नहीं हो जाता कि मैं रिटायर्ड प्रोफेसर की एक्टिंग कर सकूं तब तक मैं उस नाटक को डायरेक्ट नहीं करूंगा जी। ये नाटक मेरे जीवन में इसलिए था। और मूलतः और अंततः रंगकर्मी मैं इसलिए कहता हूं कि जो कुछ भी हम भी अपनी जिंदगी में करते हैं जी। वो तो अंततः नाटक ही होता है। बिल्कुल। किसी की जिंदगी से नाटक अलहदा नहीं हुआ। बिल्कुल। आप देखिए जब आप स्टूडेंट हैं तो आप घर जाते हैं तो बेटे का रोल या बेटी का रोल अदा कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ दोस्त का रोल अदा कर रहे होते हैं, क्लास में आते हैं तो स्टूडेंट का रोल अदा कर रहे होते हैं, कहीं और जाते हैं तो आप मित्र का रोल अदा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। हम हर रोल में एक जैसा व्यवहार थोड़ी होता है। बिल्कुल। मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूं जब आपको घर में नया मोबाइल चाहिए होता है तो आप कोई कहानी रचते हो ना, घर में नाटक रचते हो, बताते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो बाकायदा कि अरे पुराने मोबाइल की मेमोरी खराब है, वो तो यही नहीं होता, बहुत स्लो हो गया है, ये हो गया है। ये कहानी तो है, नाटक ही कर रहे हो आप। बिल्कुल। तो सब हमारी जिंदगी का एक नाटक ही है जो हमें कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर ले जाता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा समझता हूं कि नाटक से हम दूर नहीं हो सकते। सर आपके भीतर आप कितना प्रतिशत रंगकर्मी, कितना प्रतिशत साहित्यकार और कितना प्रतिशत प्रशासक मानते हैं? देखिए प्रशासन तो एक बहुत अलग चीज है, क्योंकि प्रशासन तो आपको करना है क्योंकि आपकी रोजी रोटी है, आपका काम है, जरिया है। पर रंगकर्मी और साहित्यकार के बीच में कोई ऐसा विभेद नहीं कर सकते प्रतिशत का कि कौन सा रंगकर्मी और कौन सा साहित्यकार है। ये दोनों चीजें साथ में ही चलती हैं और साथ में चलना ही अच्छा है जी। क्योंकि जब आप साहित्य कर रहे होते हैं तभी आपको लगता है कि ठीक है इसका चित्रण कैसे हो सकता है। और रंगकर्म का एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, मतलब ये शायद बड़ा मजा आएगा, ये बहुत लोगों को जानकारी में नहीं होगा। ये जो नई संसद भवन बनी है उसकी जो आंतरिक साज सज्जा है उसका काम, उसका विजुअलाइजेशन का काम और उसके एग्जीक्यूशन का काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया जी। और बहुत सारा विजुअलाइजेशन जो है हमने एक टीम के रूप में किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा मैंने किया है, लेकिन बहुत सारा विजुअलाइजेशन हम सब ने मिलके किया है। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए हमको एक्चुअली उस बिल्डिंग में जाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनको पूरा नक्शा दिया गया था, बिल्डिंग बनी ही नहीं थी। बिल्डिंग तो तब बनी नहीं थी, हम लोग नक्शे पे थे और हमें तो सिर्फ कॉलम थे कि यहाँ पे ये आ जाएगा, वहां पर वो आ जाएगा। हमें तो मालूम नहीं था कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। और मैंडेट ये था कि साहब आपको उसी समय, क्योंकि बिल्डिंग जैसी तैयार हो सारा आर्ट वर्क भी उसमें लगा होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ नाटक था, विजुअलाइजेशन था, जिसके कारण हम वो कर पाए। क्योंकि हमें ये मालूम था कि अगर ये गुलदस्ता मैं यहाँ रखूंगा तो फाइनली वो कैसा दिखने वाला है। अगर ये आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। करेक्ट। और ये विजुअलाइजेशन हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। जब आप कोई बाजार जाते हैं और कोई कपड़ा खरीदते हैं या कपड़ा सोचते हैं कि फला कपड़ा मुझे कैसा दिखेगा, तो आप कहीं ना कहीं विजुअलाइज ही तो कर रहे होते हैं।
और फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसा आपने सोचा है वैसा निकलता नहीं, तो फिर आपको बड़ी निराशा होती कि यार हमने सोचा तो ऐसा था, ऐसा निकला नहीं। तो ये एक सारी चीजें जो है वो नाटक के दौरान आ जाती है। बिल्कुल सर, हर व्यक्ति के जीवन में एक निर्णय होता है जो कहीं ना कहीं उसकी पूरी दिशा बदल देता है। आपके जीवन में ऐसा कोई निर्णय? मेरे जीवन में ऐसा कोई निर्णय तो यही आया कि मुझे एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है, वो बताता हूँ आपको। बड़ा लगेगा कि ज़िंदगी कैसे आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। चूँकि नाटक और इसका सबका शौक था मुझे जी, फिल्में थोड़ी मोड़ी देखते थे, करने की कोशिश करते थे, तो मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया जी, और मैं रिटर्न में निकल गया। इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू में मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, लौट के आ गया। अगले साल मैंने फिर फिल्म इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया, फिर रिटर्न में निकल गया, फिर इंटरव्यू के लिए गया। और दूसरी बार जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो जिनके यहाँ रुका था वो साउंड रिकॉर्डिंग के भारत के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। मेरे रिश्ते में मेरे मौसा लगते थे। तो हमेशा अपने को लगता है कि जब आप फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे हैं तो थोड़ा मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए, ऐसा मन में चोर तो रहता ही हर एक की। तो मैंने जब दूसरी बार गया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मौसा जी आप मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट जाते तो दरवाजे पर छोड़ के वापिस आ जाते, अंदर कभी नहीं गए। भाई अंदर जाएंगे, एक दो लोगों से पहचान करा देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। तो वो जब मैं बोले शाम को आना मैं बताऊंगा, तो जब मैं शाम को इंटरव्यू देके फिर लौटा तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसा गया इंटरव्यू। मैंने कहा इंटरव्यू तो पिछले साल भी अच्छा गया था, इस साल भी अच्छा गया, पता नहीं क्या होगा। तो वो बोले बेटा ऐसा है कि मैं थोड़ी थोड़ी फेस रीडिंग करता हूँ, और फेस रीडिंग करता हूँ इसलिए बता सकता हूँ कि फिल्म तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं। तुम काम करोगे और तुम्हारा नाम भी होगा, पर तुम इस क्षेत्र में तुम्हारी गति नहीं है, तो तुम कितने भी प्रयास कर लो तुम वहां सफल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें एकेडमिक्स में जाना चाहिए। तब तक मैंने एकेडमिक्स के बारे में सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि एक जगह मुझे, चूंकि मेरा एमए हिस्ट्री में सेकंड रैंक थी, तो एक जगह से एडॉक पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए बुलावा भी आ गया था, लेकिन मैं गया नहीं। पर जब ये उनकी बात सुनी तो मुझे एकदम दिमाग क्लिक हुआ, तो फिर हमने दूसरी राह पकड़ ली। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जहां जाना है वहां जरूर जाओ, लेकिन अपने ऑप्शंस बंद मत करो। क्योंकि एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आप तय करते हो लेकिन अंतिम निर्णय तो विधाता ही करता है। तो डेस्टिनी ही है आपके लिए। कोई फिल्म का डायलॉग भी है कि कायनात है जो आपको कुछ करती रहती। तो ये तो कायनात के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट एक्चुअली, कि उसने मुझे सिखाया कि नहीं, ये जो जहां तुम जा रहे हो वहां जाने की तुम्हारी दिशा नहीं है। एक और मजेदार बात बताओ, मतलब जिंदगी में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, आपको बहुत मजेदार लगेगा। मुझे लगा कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए, पत्रकार बनना चाहिए। तो उन दिनों नई दुनिया अखबार बहुत प्रसिद्ध अखबार था, मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का बहुत प्रसिद्ध अखबार था। वहां भी उप संपादक के लिए, ट्रेनिंग उप संपादक के लिए रिटन टेस्ट हुआ। बाकायदा 300-400 लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जी। उसमें मेरी सेकंड रैंक थी। तो मैं वहां इंटरव्यू में गया, सिलेक्ट हो गया, और बाकायदा मैंने वहां पर कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा इंदौर में। तो मैं भोपाल से इंदौर बस में जा रहा था, और मुझे अभी भी उस शख्स का चेहरा याद है। मैं पूरा सामान लेके जा रहा था, और वो कोई जगह आई जहां लोग चाय पीने उतरे, तो मैं नहीं उतरा, तो वो शख्स भी नहीं उतरे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं इंदौर जा रहा हूँ। जब आप नौकरी करने जा रहे होते थोड़े उत्साहित रहते कि मैं नई दुनिया में नौकरी करने जा रहा हूँ, मेरा ये सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा वहां जा रहे हो, सोच लिया है? हाँ। तुम वहां नौकरी करोगे नहीं। आप सोचिए, मैं पूरा सामान लेके जा रहा हूँ, सारी चीजें अपने हाथ में है, वहां मैंने हामी भर दी है, तो बोले तुम वहां नौकरी करोगे नहीं। मुझे लगा ये अजीब आदमी है, मैंने कहा छोड़ दो। उसके बाद मैंने पूरे सफर में उससे बात ही नहीं की, थोड़ा गुस्से में था जी। नई दुनिया अखबार में गया, मैंने वहां ज्वाइनिंग दी। ज्वाइनिंग देने के बाद वहां के संपादक जी ने मुझसे कहा कि अब आपको एक बॉन्ड भरना होगा कि 5 साल आपको कहीं और कुछ लिखना पड़ना नहीं है। अपन गरम खून, अपने को लगा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा साहब लिखना पढ़ना तो मेरी जिंदगी है, मैं छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा 5 साल मत लिखो, उसके बाद खूब लिखना। मैंने कहा 5 साल बाद सब लिखना पढ़ना ही बंद हो गया तो फिर क्या लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। उस गुस्से में मैंने वो साइन किया हुआ बॉन्ड वहां छोड़ के आ गया।
और मैंने नौकरी नहीं की, वहां नौकरी नहीं की। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी आपको कहां बुला रही होती है आपको नहीं मालूम। बिल्कुल। आपको हर एक जगह के दरवाजे अपने खुले रखने चाहिए। हो सकता है कि आप कहीं सामने देख रहे हो और कोई चीज आपको पीछे से अपनी ओर खींच रही हो, बुला रही हो। बिल्कुल। तो ऑप्शंस हमेशा रखना है, और ऑप्शंस रखेंगे, दिमाग खुला रखेंगे, आंख कान खुले रखेंगे, बिल्कुल, तो शायद कायनात भी आपके साथ रही। बिल्कुल। सर, अभी अभी आपने पत्रकारिता की बात की। आज की तारीख में जहां क्लिक बेट और टीआरपी की दौड़ है, हम क्लिक करते हैं उत्साह में, मिलता कुछ और है। टीआरपी की एक दौड़ है। वर्तमान पत्रकारिता से, क्योंकि आप सर माखनलाल चतुर्वेदी से संबद्ध रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के आप कुलपति रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 टेन्योर आपने वहां निकाला है। आज की जो वर्तमान पत्रकारिता है और पत्रकारिता के साथ इन्फ्लुएंसर्स जुड़ गए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? और बतौर कुलपति जब आप एक पौध तैयार कर रहे थे, तो क्या लगता है कि सही जड़ें जमी हैं पत्रकारिता की, या कुछ तो भी अभी गड़बड़ है? देखिए, बेसिक्स तो कहीं नहीं बदलते जी। जो बेसिक्स आज से 50 साल या 100 साल पहले, अभी आप हिंदी पत्रकारिता ने 100 साल मनाए जी। तो हम जानते हैं कि जो 100 साल पहले की पत्रकारिता थी और आज है, उसमें बेसिक्स वही हैं। चीजें बदलती जाती हैं, मीडियम बदलता जाता है। जब अखबार था, रेडियो आया तो लोगों को लगा अखबार बंद हो जाएगा। जी। फिर टेलीविजन आया तो लोगों को लगा रेडियो बंद हो जाएगा। आज सोशल मीडिया आ गया तो लोगों को लगता है टेलीविजन भी बंद हो जाएगा, अखबार भी बंद कुछ नहीं हो रहा है, चल सब रहा है, पर हर एक जगह का एक अपना पैरामीटर बदल गया है। पहले आपको याद होगा कि एक प्राइम टाइम न्यूज होती थी। जी सर। जो शायद 8:30 बजे या 9 बजे आती थी। आज आप किसी भी चैनल में प्राइम टाइम न्यूज नहीं देखते। हाँ। प्राइम टाइम के समय कुछ और आता रहता है, डिस्कशन आता है। हमारे समय में जो बच्चे पत्रकारिता कर रहे थे, उन्होंने जाकर कहा कि सर, हम जब टेलीविजन पर बाइट भेजते हैं, न्यूज फीड भेजते हैं, तो वो 45 से 50 सेकंड की होनी चाहिए। जी। बाद में उसका ड्यूरेशन घट के 18 से 20 सेकंड हो गया। जी। फिर 10 सेकंड हो गया, अब 3 सेकंड या 4 सेकंड हो गया। अब आप 2 मिनट में 360 खबरें देखना चाहते हैं। यानी आप डिवाइड करेंगे तो कितनी खबरें हो गई। या उल्टी जैसे ये रील का दौर है, आप देखिए, पहले रीलें भी थोड़ी बड़ी होती थी, अब रीलें भी देख रहे हैं आप छोटी छोटी हो रही हैं। ये भी आप देख रहे होंगे कि अब तो रील का भी प्रोमो आने लगा। आप रील देखते हैं, उसके पहले रील का प्रोमो आता है कि इस रील में एग्जैक्टली क्या है। यानी अब आपके पास वो 60 सेकंड या 30 सेकंड भी देखने का धीरज नहीं है। तो ये सारा जो ट्रेंड बदल रहा है, उसने पूरी की पूरी मीडिया का नेचर, यानी मीडिया की पूरी प्रवृत्ति, स्वभाव बदल दिया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो शायद हमारे निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि आज लोगों को अटेंशन चाहिए। आज किसी का भी अटेंशन स्पैन 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। आपको क्यों हैंग कराना पड़ती है, क्यों प्रोमो रील में देना पड़ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये 3 सेकंड 4 सेकंड में अगर हमारी रील ने इसको नहीं पकड़ा तो वो आदमी तुरंत स्वाइप कर देगा, अगली रील पे चला जाएगा। मीडिया का भी यही हो रहा है। तो इसलिए मीडिया को भी आजकल वो समाचार दिखाने की मजबूरी हो गई जिसमें कहीं ना कहीं आपको जर्क लगता हो, किक लगती हो, कहीं ना कहीं कोई सेंसेशन होता हो, है ना? तो ये कहते जरूर थे, दुष्यंत का शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश तो मेरी है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन अब हंगामा खड़ा करना भी जरूरी हो गया, क्योंकि बिना हंगामा खड़ा किए कोई आपको देख ही नहीं रहा। तो सूरत तो आप बाद में बदलेंगे, जब आप कोई देखेगा तब तो बदलेंगे सूरत। तो ये जो एक अपने आप को जर्क देना, कहीं ना कहीं आपको हैंग कराने के लिए चमत्कार पैदा करना, ये जो सब मीडिया के लिए जरूरी हो गया है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर आप किस तरह से? देखिए, विश्वसनीयता की बात यह है, आपको मैं साफ बताऊं कि पहले भी हम लोगों ने हमेशा समाज में कोई एक सच और एक झूठ नहीं होता था जी, एक ब्लैक और एक व्हाइट नहीं होता था जी। ये हमेशा समाज को सिखाना चाहिए, और हमको भी सबको समझना चाहिए कि समाज में सिर्फ काला और सिर्फ सफेद नहीं है, कोई ग्रे एरिया भी है, जो थोड़ा स्याह है, थोड़ा सफेद भी है। वो ग्रे एरिया को हम नहीं देखना चाहते। हम सब में वो ग्रे एरिया है। क्या हम सब लोग दूध के धुले हैं? क्या हम सब लोग सारी चीजें जैसी चाहिए वैसी कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं हमारे अंदर भी वो ग्रे एरिया है। मीडिया भी वही करता है। तो हम हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सच है और एक झूठ।
और ये भी जो सच की जो अवधारणा है थोड़ा फिलोसॉफिकल होगा, लेकिन है तो जरूर ही कि आपका सच अलग हो सकता है, मेरा सच अलग हो सकता है, क्योंकि आप उसे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूं। तो अगर मान लीजिए कि 10 चैनल हैं, तो 10 में से 5 जाहिरी तौर पे उसे अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, 5 अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, तो सच क्या है फिर? तो इसलिए हम इसमें ना पड़े कि हम सच की ग्राह्यता करें जी। या विश्वसनीयता के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के मूल्य को कहीं ये कर दें। तो जैसा समाज बदल रहा है, एक सरकार के बारे में एक कहावत है, जो मीडिया के बारे में भी, वी गेट द गवर्नमेंट दैट वी डिजर्व। लोकतंत्र में है, हम वही सरकार पाते हैं जिसके हम पात्र होते हैं। मीडिया के साथ भी वही है, वी गेट द मीडिया दैट वी डिजर्व। आप देखना छोड़ दीजिए, वो चलना छोड़ जाएगा। तो ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। तो इसलिए समाज बदल रहा है, इसलिए मीडिया बदल रहा है, ये हमको मान के बिल्कुल। सर, आप विश्वविद्यालय, जनसंचार विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे, इसलिए ये सवाल जरूरी था। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक सर का पान का किस्सा है। सर जब कुलपति थे तो सर के साथ एक पान का किस्सा है, और वो किस्सा यहाँ पर प्राध्यापक भी हैं और भावी पौध जो प्राध्यापक के तौर पर सर दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों में अपनी सेवा देने वाले हैं। एक शिक्षक आदर्श क्यों हो सकता है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं। मैं चाहता हूं सर स्वतः बताएं कि वो पान का किस्सा क्या है और कितने वर्ष तक और किस कारण से उन्होंने पान को हाथ तक नहीं लगाया। ये आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, तालियां बजा सकते हैं तो इनके रिसर्च के लिए जरूर तालियां बजा लें। और जो बच्चे आज नई उम्र के बैठे हैं, पता नहीं उनको ये सारी बातें जज्ब भी हों कि नहीं, डाइजेस्ट हों कि नहीं, लेकिन हुआ क्या कि जब मुझे रायपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व सौंपा गया तो मेरी उम्र थी 41 साल 3 महीने। तो बहुत यंग एज में मुझे कुलपति बनने का अवसर मिल गया, ये ईश्वर की कृपा है। तो जब मैं रायपुर पहुंचा और रायपुर में जाकर बातचीत कर रहा था, तो सारी चीज़ें मैं, जब हमारे नया विश्वविद्यालय था तो हर एक क्लास में जाके बच्चों के साथ बात करना, संवाद करना, ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बता रहा था, मेरे बच्चों को, कि आप एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आपसे समाज बहुत अपेक्षा करता है। तो अगर आप अपना व्यवहार ठीक रखेंगे तो आपके व्यवहार के कारण आपकी इंस्टीट्यूशन के बारे में लोगों की धारणा अच्छी बने। बिल्कुल। तो इसलिए आप कहीं बाहर भी जाएं तो आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना के रखिए, अपना कंडक्ट बहुत अच्छा बना के रखिए। 4 लोगों के बीच में आप किसी सार्वजनिक स्थान में जाते हैं, होटल में ही खाना खाने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो वहां जाकर आपका जो कंडक्ट होगा वो दिखाएगा कि अरे वाह, ये देखिए, जैसे राजधानी कॉलेज के बच्चे हैं, कोई भी कहेगा कि नहीं साहब राजधानी कॉलेज के बच्चे बड़े अनुशासित हैं, प्रिंसिपल साहब का, अपने शिक्षकों का कहना मान, ये इंप्रेशन पड़ता है। तो ये इंप्रेशन मैं चाहता था, चूंकि नया विश्वविद्यालय था और मुझे लगा कोई बात करनी चाहिए, तो बोलते बोलते मैंने ऐसे ही उदाहरण दिया। मैंने कहा बच्चा एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कुलपति हूँ और तुम मुझे वहाँ चौराहे पे बनारसी पान भंडार के सामने पान खाता देख लो 2-4 लोगों के साथ रात को 8 बजे या 10 बजे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? 90% बच्चों ने कहा कि नहीं सर, हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो रात के 8-9 बजे पान खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद अपने पैसे से खा रहा हूँ, अपने दोस्तों के बीच में खा रहा हूँ, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगेगा? नहीं सर, पता नहीं, मतलब कह नहीं सकते कि क्यों नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। हमारे वीसी वहां चौराहे पे खड़े होकर पान खाते अच्छे नहीं दिखे। बिल्कुल। मेरे मन में एक बात कहीं घर बैठ गई कि यार ये जो है, ये क्या बच्चों के मन में इस तरह की भी कोई भाव आता है? तो उस दिन मैंने संकल्प लिया कि जब तक मैं वाइस चांसलर हूं, मैंने एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो जब तक मैं ये बीड़ा उठाए हुए हूं तब तक मैं बीड़े को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैंने 10 साल पान नहीं खाया। पान नहीं खाया मतलब पान की दुकान की तरफ देखा ही नहीं। उससे बहुत नुकसान मेरे घर वालों का हुआ। मेरी पत्नी कहती तुमने बीड़ा उठाया, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? लेकिन फिर उनको तो हम कहीं से मंगवा देते थे, तो बीड़ा नहीं उठा। इसका एक मजेदार किस्सा एक और बताता हूँ, ये बच्चों को शायद मजा आएगा।
कुलपति होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपके अंदर बंधन हो ही जाता है, क्योंकि समाज आपको देखता रहता है। आप भले ही समाज को न देखें, समाज आपको देखता रहता है। तो रायपुर में ठेले पे बड़े मूंग बड़े बहुत अच्छे मिलते, मंगोड़े बोलते हैं, मूंग बड़ा, मुंगड़े। तो रायपुर का मूंग बड़ा बड़ा फेमस था। अब मूंग बड़ा फेमस है तो खाना तो है, और उन दिनों में अकेला था, परिवार था नहीं, तो कहीं बाहर से जहाँ किसी कार्यक्रम से या कहीं दौरे से लौट के आ रहे हैं, रात को 8 साढ़े 8 बज रहा है, तो मैं कहता था, हमारे ड्राइवर थे, उनका नाम था शंकर, मैं कहता था शंकर जरा गाड़ी आगे साइड में लगा लो और जरा मूंग बड़ा ले आओ, तुम भी खाना हम भी खाएंगे, क्योंकि ठेले पे उतर के हम खाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, तुम ले आओ हम दोनों खाएंगे। तो ये कई दिनों तक चलता रहा। जब भी हम आते थे तो वो धमतरी का बड़ा फेमस बड़ा था, वो मूंग बड़ा हम खाते थे और थोड़ा घर ले जाते थे, ये करते थे। अब जब वो गाड़ी पार्क करता था और उसके बाद वो पीछे जाके मूंग बड़ा लाता था, इसके बीच में 10-1 मिनट का तो फर्क रहता ही था, तो हम वो 10 मिनट अपना गाड़ी में बैठे रहते थे। अचानक एक दिन मेरी नजर गई कि हम मूंग बड़ा खाने के चक्कर में जहां गाड़ी पार्क करते हैं, वो जगह है उसके ठीक सामने देसी शराब का ठेका। तो मैंने कहा, शंकर अभी तक तो किसी ने अपनी गाड़ी का फोटो खींचा नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ गाड़ी खड़ी मत किया करो। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आप किसी पद का दायित्व करते हैं, बहुत सारे मेरे युवा शिक्षक भी यहाँ बैठे हैं, जो कुछ जेनजी शिक्षक भी हैं, मतलब जेनजी बच्चे तो हैं ही, पर जेनजी शिक्षक भी हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चों का जेनजी होना तो चल जाता है, लेकिन शिक्षक का कंडक्ट बच्चों के लिए तो जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। इसलिए मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको जरूर लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई ना कोई आपको देखता रहता है। तो आपका जब कभी भी समाज में व्यवहार हो, 4 लोगों के बीच में हो या अकेले भी हो, तो हमारा व्यवहार कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसको आप खुद जस्टिफाई कर सकें, जिसके बारे में आप खुद आश्वस्त हो सके, वैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर इस वाक्य के लिए, क्योंकि ये किस्सा जो है ये प्रेरणा है। कल चल करके जब हम बतौर शिक्षक काम करते हैं, बतौर प्राध्यापक, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं और वो समाज की अपेक्षाओं पर हमें खरे उतरना बहुत जरूरी है। सर आगे बढ़ते हैं। आपने अपने व्याख्यानों में भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी की अपार संभावनाओं की बात की है, और इसी के साथ में आज की तारीख में यदि हम कला की बात करें, शिल्पकारों को उनके मानदेय की बात करें, तो कहीं ना कहीं आज विरासत भी संजोनी है, विकास भी बनाना है। और विरासत भी और विकास भी के इस दौर में IGNCA, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और पूरी टीम क्या नया कुछ कर रही है? देखिए, बहुत सारे प्रयास हैं। ये जो आपने बात कही ना कि ये शिल्प और अपनी कला और संस्कृति के बारे में हमको देखना है, कई बातें ऐसी है जो हम जाने अनजाने करना चाहते हैं पर करते नहीं हैं। जैसे कोई उत्पाद हमें खरीदना है, तो वो उत्पाद क्या हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया है, अपने शिल्पकारों द्वारा बनाया है, इसके बारे में कभी हम सोचते हैं क्या? या कोई चीज जो कलाकृति है जो सामने दिखती है, हम कभी सोचते हैं कि ये कलाकृति किसने बनाई है? क्या हमारे बहुत सारे बच्चों को या हमारे लोगों को ये मालूम है कि बहुत सारे हमारे जो शिल्पकार थे, जो टेराकोटा का काम करते थे और बहुत एक से एक टेराकोटा की चीजें बनाते थे, आज उनको सिर्फ रोजगार नहीं है, इसलिए वो शहरों में आकर मजदूरी कर रहे हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लेबर हो गए हैं। क्या हमको ये मालूम है कि हमारे बहुत सारे चित्रकार जो हैं वो आज सिर्फ जो है दीवारें पोतने का काम कर रहे हैं? तो ये अपनी कला के संपदा की जो देखभाल है, जो उसका सम्मान है, वो हमें ही करना पड़ेगा। जी। नई पीढ़ी के बच्चों में पता नहीं कितने बच्चों ने अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ स्वेटर पहना है। किसी ने अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ स्वेटर पहना है? काफी लोगों ने पहना। हम लोगों की तो जिंदगी हमारी माँ के हाथ के स्वेटर बनाने से ही रही है। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ जो माँ के हाथ के स्वेटर की। मेरी माँ की ऊंचाई है 4 फुट 11 इंच, मतलब माँ तो अब नहीं रही, तो उनकी ऊंचाई थी 4 फुट 11 इंच, और उनको बहुत हाई पावर का चश्मा था। मतलब कई बार डॉक्टर कहते थे कि आप सिलाई बुनाई लिखाई कुछ मत कीजिए, उसके बावजूद वो देश की शीर्षस्थ लेखिका बनी, पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो लेकिन उनको शौक था स्वेटर बनाने का,
और हम दोनों भाई देही यष्टि से लहीम शहीम, 6-6 फीट, मेरे बड़े भाई 6 फीट की हाइट है, फिर भी वो हाथ से स्वेटर बुनती थी। और कई कई बार उनके हाथ दर्द करने लगे, क्योंकि आप सोचिए कि इतने बड़े आकार का स्वेटर बनाना है तो कैसे सलाइयां उठाएंगे, तो कई कई बार वो सलाई नहीं उठा पाती थी, फिर वो हमसे कहती थी कि थोड़ा इसको उठा के यहां रख दो। लेकिन मां के हाथ के बनाए हुए स्वेटर की वो गर्माहट आज तक है। उससे कितना भी महंगा स्वेटर हमने आज खरीदा, लेकिन वो गर्माहट नहीं है जो मेरी मां के हाथ के बनाए हुए स्वेटर की। वो क्यों है जी? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके पीछे मेरी मां ने कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी जिद, उसके बाद वो स्वेटर बनाए। तो जब हम कोई चीज खरीदें, जब हम कोई चीज देखें, तो क्या हम उसके पीछे हमारे शिल्पकार की वो मेहनत, वो जिद, वो उसकी कला को संजो कर रखने की जो इच्छा है, जिजीविषा, उसके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। बिल्कुल। अगर वो सोचने लग जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा। हर एक चीज सुपर फाइन और हर एक चीज बहुत मैग्निफिसेंट ऐसी ही नहीं होती। वो तब भी होती है जब हम उसके कंटेक्स्ट को समझते हैं। तो हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उसी कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। आज भारत में 6,30,000 से ज्यादा गांव हैं। हमारे गांव की, कहते भी हैं कि भारत गांव में बसता है। आज अब देख रहे हैं धीरे धीरे शहरीकरण के कारण हमारे गांव खत्म होते चले जा रहे हैं। गांव के लोग शहर में आ रहे हैं, गांव जो है वो एक तरह से वीरान हो रहे हैं। लेकिन गांव में हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है, हमारा सांस्कृतिक ताना बाना है, हमारी जड़ें हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 6.5 लाख गांव को मैप करें और उनको एक ऐसे सांस्कृतिक मानचित्र पर लाएं जहां हमें मालूम हो कि किस गांव में कौन सा अच्छा महत्वपूर्ण त्योहार होता है, कहाँ कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, कहाँ क्या खाना होता है, कहाँ पे कौन सा पुरातात्विक महत्व का स्थान है, कहाँ पे कौन से महापुरुष हुए हैं। तो उसको एक नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ये नाम दिया गया है। तो हमने एक पोर्टल बनाया है, मेरा गांव मेरी धरोहर। और ये पोर्टल जो है वो विकिपीडिया की तरह ही है, क्राउड सोर्सिंग है। आप भी जाकर उस पर अपना गांव ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो जानकारी हमने दी है वो ठीक नहीं है या कुछ उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, तो बाकायदा आप वहां जाकर अपनी बात को दर्ज कर सकते हैं। बहुत खूब। तो ये भारत में अपनी तरह का एक बड़ा अनूठा प्रयोग है जो हमने कला केंद्र में किया है। और इसी तरह से हम हमारे अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ऐसी नायाब चीजों को संग्रहित करने की, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। संगीत में पता नहीं कितने लोगों की रुचि है। तानपुरा देखा है सबने? तानपुरा होता है, गाने के पीछे तानपुरा बजाते हैं। एक बार मैं यूं ही बेंगलोर से आ रहा था तो मेरे साथ एक बैंक ऑफिसर थे मीरज के। तो जैसे ही मैंने मीरज का नाम सुना तो मेरे मुंह से निकला कि मीरज तो भारत में तानपुरे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि सर प्रसिद्ध तो था, लेकिन अब तानपुरे बनाने का काम धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि पहले जहां पे कद्दू 300 एकड़ से ज्यादा में लगाते थे जी, अब वो कद्दू सिमट के 100 एकड़ में लग रहा है। पहले जहां एक पूरी की पूरी लाइन थी तानपुरा बनाने वालों की, अब कुछ घर में सिमट गया है। कारण ये है कि कोई गायक आजकल तानपुरे को यूज नहीं करते। बहुत लोगों को तो तानपुरा कैसे ट्यून करना ये भी नहीं मालूम। तो हमने एक फिल्म बनाई तानपुरा मेकिंग, और आज उसका परिणाम ये हुआ है कि जो गंधर्व संगीत महाविद्यालय जो पूरे देश में संगीत की क्लासेस चलाता है, उन्होंने उस फिल्म को बनाया और उन्होंने कहा सर ये हमारे लिए प्रेरणा है कि हम लोगों को बताएं कि हमारे जो पारंपरिक वाद्य हैं जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, उसको हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम कला केंद्र कर रहा है। या आपको बताएं कि अभी हमने यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में श्रीमद् भगवद गीता को दर्ज कराया है, क्योंकि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में कई देशों के कई लोग अपने अपने ग्रंथ करा रहे हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता तो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का मानक ग्रंथ है जी। हालांकि उसके दर्ज होने ना होने से श्रीमद् भगवद गीता के महत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरह से ये भी एक वहां रजिस्टर होना चाहिए कि ये एक पूरे विश्व का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोग वहां कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, सर एक किस्सा, आदरणीय मोदी जी ने आपकी पीठ ठोकी, पीठ थपथपाई, ऐसी थपकी दी है आपको कि आज दुनिया के भीतर
एक संदेश जा रहा है भारतीय कलाओं का। जी। जैसे ही इंदिरा गांधी कला केंद्र की पहचान डॉक्टर सच्चिदानंद जी से होती है, भारत की जो नई संसद है, उस संसद की जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे, जब वो काम पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री जी अपने कक्ष में बैठे थे, और जब वो कक्ष में बैठे थे और सर का वहां पर प्रवेश होता है, साथ में एक और सज्जन है, वो किस्सा बहुत संक्षिप्त में मैं चाहूंगा कि इसलिए बताएं कि जब आप अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो प्रशंसा खुद चल कर आती है। वो दो चीजें शायद जुड़ गई, तो मैं आपको दोनों किस्से अलग अलग बता देता हूँ। पहला किस्सा जहाँ पीठ ठुकने की बात है, वो ये था कि जब प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यकाल समाप्त होने को था, तब अचानक एक समय ये बात हुई कि उनके जो भाषणों का संग्रह है वो आना चाहिए, जो उन्होंने इन 5 वर्षों में दिए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों के संग्रह को संपादित करने के लिए जो 2 व्यक्ति चयनित किए गए थे, उसमें से एक मैं था। तो ये भी मेरे लिए खुशकिस्मती है। अब टारगेट ये था कि हमको कम से कम उस निर्धारित 5-6 महीने के समय में कम से कम 2.5 वर्ष यानी 2 अंग्रेजी के और 2 हिंदी के पूरे खंड संपादित करने जी, जो कि आसान काम नहीं था। एक खंड जो है कम से कम 550 या 600 पृष्ठों का है। अब वो भाषणों का संपादन अपने आप में कोई बहुत मामूली चीज़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे विषयों का चयन करना, उसका अलग अलग विषयों को, अलग अलग भाषणों को उसमें डालना, फिर कोई चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें होती थी जो समय के लिए होती हैं, मतलब उस समय के लिए तात्कालिक होती हैं, बाद में निकल जाती हैं, तो उनका निकालना, जाके ये भाषण तो कई साल तक रहेंगे। तो ये सब करने के लिए मुझे मतलब लगभग रोज मैं रात को 9 बजे बैठता था और 2:30, 3:30, 4 बजे तक, क्योंकि दिन भर मैं ऑफिस का काम करता था और ऑफिस का काम करने के बाद ये करता था। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी का वो कार्यकाल पूरा हुआ, चुनाव हुए, जब वो फिर से विजयी होके आ गए, तो 2019 जुलाई के महीने में उन्होंने मुझे संसद भवन में, मुझे और कंचन गुप्ता जी जो अंग्रेजी का, हिंदी का काम मैं देख रहा था, अंग्रेजी का वो देख रहे थे, तो फिर हम दोनों को बुलाया एक्सक्लूसिवली, और फिर उन्होंने एकदम पीठ पे ठोक के कहा कि कितनी पीठ दर्द हो गई तुम्हारी, कितने घंटे बैठे हो तुम लोग, करके बहुत प्रेम से उन्होंने, और शायद हम लोगों के साथ 45-50 मिनट तक वो बैठे और बात की। तो ये एक पहला किस्सा है। दूसरा किस्सा जो आप संसद का कह रहे हैं उसके बारे में, तो ये था कि जब हमने पहली बार उनको जो प्रस्तुतिकरण दिया था कि क्या संसद का आर्ट वर्क होना चाहिए, तो करीब 350 स्लाइड्स थी जी, 360 स्लाइड्स थी, और पूरी 360 स्लाइड्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी, एक स्लाइड देखी, और कहीं कोई कागज पेन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद उनको हर एक स्लाइड में क्या क्या चीज़ें हमने कही थी वो उन्हें पूरी तरह याद थी, और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह रिफ्लेक्ट करते हुए कि इसमें ये, और अंत में उन्होंने ये कहा कि अच्छा है, काम शुरू करो। बहुत को हमें लगा कि ये क्या हो गया, तो वो जो उनके शब्द थे वो थे कि जो मैं सोच रहा था वो चीज़ आपने कर दी। तो ये जो एक प्रशंसा थी कि भाई आप सोचिए कि पहली बार में कोई इतना बड़ा प्रेजेंटेशन उसके होना, इट्स नॉट ए जोक। करेक्ट। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन, या ये प्रधानमंत्री जी की जो एक बहुत बड़ी जो उनसे सीखने लायक गुण है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो सिर्फ आपके साथ होते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ आपकी बात को सुनते हैं। ये कोई मैटर नहीं रखता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। वो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो, या हो सकता है कि मेरे जैसा कोई एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हो, लेकिन जब वो आपकी बात सुन रहे होते हैं तो वो आपकी बात सुन रहे होते हैं। ये हमको तब मालूम पड़ा जब 2.5 घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद बिना कोई कागज पेन अपने सामने रखे उन्होंने बहुत सारी बातें उस प्रेजेंटेशन में से एक एक करके बता दी। बहुत खूब। ये गुण है जो हम सबको सीखना चाहिए, और इसलिए अपने से मिलने जो आया है वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति उसे कैसे इम्पोर्टेंस देना, कैसे उसको महत्व देना, ताकि वो व्यक्ति आपसे फ्रीली बात कर सके, है ना। नहीं तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति तो इतने बड़े व्यक्ति के सामने तो बात ही नहीं कर पाए, लेकिन वो आपको इतना ज्यादा कंफर्ट लेवल देते हैं
अपने साथ कि आप फिर मुक्त होकर उनसे बात करते हैं, और ये बात सीखने लायक है। बहुत धन्यवाद सर। ये जरूरी इसलिए था कि हम आज के युवाओं के बीच जो यहाँ उपस्थित हैं, और जब ये सोशल मीडिया पर जाएगा तो उनके पास एक संदेश जाना चाहिए कि क्यों आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। सर, अगला सवाल यह है कि आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीयता पर बहुत विमर्श हो रहा है, और ऐसे में आपकी व्याख्यान माला मेरा देश मेरा धर्म के संदर्भ में यदि हम बात करें तो क्या आज के दौर में एक आम नागरिक के लिए राष्ट्र धर्म की परिभाषा बदल गई है, या आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? नहीं, राष्ट्र धर्म की परिभाषा न आज बदली है न कभी बदलेगी जी। राष्ट्र धर्म वही रहता है। हम मान के चलते हैं कि हमारे लिए देश राष्ट्र सर्वोपरि है और उसी को करना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद कुछ को अच्छा लगे, कुछ को पता नहीं कैसा लगे। राम जन्मभूमि का जब भगवान श्री राम का ये मूर्ति की स्थापना हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसमें बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था। आपको भी मालूम होगा, हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे पर वो भी सिलेक्टेड ही थे, जो बहुत सारे थे वो भी सिलेक्टेड थे। तो समहाउ मुझे एक निमंत्रण पत्र था कि आप आइए। ये तारीख थी 22 जनवरी, अगर आपको याद हो जी। और उसी साल रिपब्लिक डे परेड पर, वैसे हर साल हम रिपब्लिक डे परेड पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी बनाने का काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करता है, तो उस साल भी हम झांकी बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन उस साल हमको एक और एडिशनल काम मिला हुआ था, वो था कि हमारा जो कर्तव्य पथ है उस पर हमको व्यू कटर्स, जो हमारे स्टैंड्स होते हैं जी, तो स्टैंड्स के पीछे व्यू कटर्स लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, कभी कुछ संदेश कभी कुछ संदेश। तो उस साल की थीम थी नारी शक्ति। तो लोगों ने सोचा कि नारी शक्ति को हम कैसे डिपिक्ट करें, तो ये आइडिया मैंने दिया कि भारत में हमारी जो मातृशक्ति है उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका परिधान है, और हम भारतीय परिधान को साड़ी से दिखाते हैं। तो हमने कहा हम वहां पर पूरे व्यू कटर्स के रूप में भारत की साड़ियां लगाएंगे। तो हमने करीब 1800 साड़ियां ऑल हैंड वोवन, ऐसी 1800 साड़ियों के व्यू कटर्स लगाए थे। वो बहुत नायाब प्रदर्शन था, उसको हमने नाम दिया अनंत सूत्र। तो वो सारा काम हमको 23 तारीख तक खत्म करना था जी, और 22 को ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण था। तो मन में बड़ी दुविधा थी कि क्या करें, ये काम भी आपके ऊपर जिम्मे है, वो काम भी आपके ऊपर जिम्मे है। तो मैंने, हमारे एक अग्रज हैं जिनको मैं बहुत सम्मान देता हूँ, मैंने उनसे कहा कि बड़ी दुविधा है कि ये जो कार्ड है मुझे किसी संयोग से मिला है, अगर मुझे नहीं मिलता तो ये कार्ड किसी और को मिल सकता था, जब मुझे मिल गया है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप नहीं जा रहे थे तो हम चले जाते, और ये जो काम है ये मैं छोड़ नहीं सकता। हालांकि मुझे मालूम है कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, अब मैं नहीं बताऊंगा तो बहुत सौ को तो मालूम भी नहीं है कि ये काम हमने किया था। तो उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी काज से राष्ट्र काज सबसे बड़ा है, तो राम काज से भी राष्ट्र काज बड़ा है। तो राष्ट्र जो हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, हम सबके लिए नेशन फर्स्ट है, irrespective of my ideology, irrespective of my thinking, irrespective of my belief, irrespective of my caste, creed, place, language, भारत सबसे ऊपर है। ये हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर भारत है तो ही हम हैं, बिना भारत के हम कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई विभेद कभी नहीं रहा जी, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। सोचने का तरीका बदल जाता है, बिल्कुल, प्रदर्शित करने का तरीका बदल जाता है। हो सकता है कि जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरी जगह कोई और प्रखर राष्ट्रवादी होगा तो थोड़ा ज्यादा जोश से बोलेगा, पर बोलेगा वही जो मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके बगैर आपका छुटकारा नहीं है, भारत ही है, आप कैसे भी बोल लो। तो ये हमको सबको समझना है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। लंबे समय तक सर भारत में एक सांस्कृतिक नैरेटिव सेट रहा है, और यदि हम बात करते हैं विचारधाराओं की तो दक्षिणपंथी हो गए या मध्यमार्गी हो गए, कहीं ना कहीं सर कोई बचना चाहता है। सवाल मेरा यह है कि क्या आज शुद्ध भारतीय दृष्टि से हम संस्कृति की नीति तय कर पाएंगे क्या?
अभी कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। जब आप कहते हैं विरासत भी और विकास भी, तो हम वही कर रहे हैं। या आपको याद होगा कि 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण कहे थे, उसमें एक बात कही थी कि अपनी विरासत पे गर्व, और एक बात कही थी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। ये दो बातों को आप याद रखिए, तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो संस्कृति थी। देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा, और शायद ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि इतने सालों की गुलामी के बाद, मान लीजिए हम 1000 साल की गुलामी कहें जी, तो 1000 साल की गुलामी के बाद, और वो सिर्फ गुलामी नहीं थी, सारे प्रयास हुए जहां पर आपको आपकी परंपरा से, आपकी संस्कृति से दूर रखने की कोशिश की गई। आपके आस्था के स्थान तोड़े गए, इमारतें तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, आपका धर्म परिवर्तन करने की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। इन सब झंझावातों के बीच में से अगर आपको कोई चीज बचा के लाई है, तो वो है आपकी भारतीय संस्कृति। क्योंकि आपकी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत थी, इसलिए आप यहां तक पहुंचे। बहुत लोग कहते हैं, बड़ा भ्रम है, हम संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। मैं बड़े गुस्से से कहता हूं, आप कौन होते हैं संस्कृति की रक्षा करने वाले? संस्कृति आपकी रक्षा कर रही है। जब आप, अगर आपको यह समझ में आ जाएगा, तो फिर कोई विभेद नहीं रहेगा, कोई मन में भ्रम नहीं रहेगा। भारत की सांस्कृतिक जड़ें बहुत मजबूत हैं जी। तो इसलिए ये जो नैरेटिव है भारत की सांस्कृतिक जड़ों को तोड़ने का, ये करने का, इस सारे नैरेटिव से उभरकर हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे मूल तत्व क्या हैं, हमारी मूल बातें क्या हैं जी। और जब मूल तत्व और मूल बातों की तरफ हम जाते हैं, तो देखिए कितने सुंदर दृष्टांत हैं, उसमें कहीं कोई भेद ही नहीं है। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये नारा हम सबने सुना है, पर ये तो नारा नया है ना। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, हमारी विशेषता, जो भी कहना क्या चाहते हैं कि पहले हम अनेक हैं और अब हम एक हो गए, अनेकता में एकता। लेकिन हमारे यहां तो अलग कहा गया है। हमारे यहां कहा गया है एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में प्रकट होता हूं। तो अगर हम सांस्कृतिक नैरेटिव को ठीक करना चाहते हैं, तो हम अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता कहने की बजाय कहें एको हम बहुश्याम, एक ही है। मैं यहां हूं, मैं दिल्ली में हूं जी, मैं कच्छ में हूं, मैं मेघालय में हूं, मैं मणिपुर में हूं, मैं त्रिवेंद्रम में हूं, मैं लद्दाख में हूं, अलग अलग रूपों में हूं, पर मैं हूं तो एक ही जी। तो अगर हम ये बताएंगे तो ज्यादा सरल नहीं होगा, ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। घर में दो भाई एक जैसे नहीं होते, दो बहनें एक जैसी नहीं होती, दोनों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते। एक ही समय में पैदा होने वाले दो जुड़वा भाई या बहन भी एक जैसे नहीं होते, तो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या है फिर अंततः तो वो सब एक ही है ना। बिल्कुल। तो अगर हम ये बताते तो भारत की एकता को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ये जो नैरेटिव है, जो हमारा परंपरा से आता है, जो हमारी संस्कृति से आता है, जो हमारे विचार से आता है, उस नैरेटिव को शायद पहुंचाने की कोशिश अब शुरू हुई है भारत में। बिल्कुल सर, अगला सवाल ये है कि आज हम न्यू भारत की संकल्पना लेकर के चल रहे हैं। नया भारत कैसा होगा, सब अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। क्या सभ्यता के मामले में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन में, लेकिन क्या हम सांस्कृतिक रूप से सच में जड़ों से जुड़ करके समृद्धि की ओर जा पाएंगे या नहीं? और यह सवाल इसलिए क्योंकि आज का जो युवा है वो भारत को एक अलग नजरिए से देखता है, और वो कहीं ना कहीं ग्लोबल तो हो रहा है पर लोकली कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से दूर हो रहा है। क्या कहेंगे? ऐसा हम लोग मानते हैं, पर यह बहुत गलत है जी। देखिए, आप जब कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, तो वो 2047 में भारत स्वतंत्रता के 100 साल किसके भरोसे पूरे करेगा? आपके भरोसे कर सकता है, पर मेरे भरोसे तो नहीं करेगा। वो इन बच्चों के भरोसे करेगा। बिल्कुल। आज जो बच्चा 15 साल का है, वो बच्चा 20 साल बाद 35 साल का होगा, ठीक है। वही बच्चा होगा जो डॉक्टर बनेगा, जो इंजीनियर बनेगा, जो वकील बनेगा, जो मैनेजर बनेगा, जो नेता बनेगा, जो लॉयर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, बिजनेस प्रोफेशनल बनेगा। वो बच्चा होगा देश का कर्णधार।
हमारे आपके भरोसे नहीं होने वाला। तो हमको उसके अंदर अपना विश्वास पैदा करना है जी। हमको उसके अंदर अपना विश्वास आरोपित करना है। एक और बात बताएं, जितनी संवेदनशील भारत की युवा पीढ़ी है आज की, उतनी संवेदनशील पहले कभी नहीं थी। ये बहुत संवेदनशील है। फिर मैं कहता हूं भाव अलग हो सकता है, प्रकट करने का भाव अलग हो सकता है। वही बात आती है कि हर एक का प्रेम प्रकट करने का भी भाव अलग अलग होता है। कोई दोस्त है जो आपसे एकदम गले मिलके लपट जाता है कि अरे रवि तुम बहुत जिगरी दोस्त हो, लेकिन हो सकता है कि उसका सारा गले से लिपटना सुपरफिशियल हो। जी। एक दोस्त है जो बहुत दूर से कहता है कि रवि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो यार, लेकिन कहीं उसका भाव आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो इन बच्चों की बात को प्रकट करने का तरीका अलग है, लेकिन ये सबसे ज्यादा संभावना वाली पीढ़ी है। और भारत को गर्व होना चाहिए कि आज से 20 साल बाद जब विश्व एक नई अंगड़ाई ले रहा होगा तो उस विश्व की बागडोर भारत के युवाओं के हाथ में होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत के पास है। सर, ये जो जिंजी की हम बात करते हैं, इन्हें आज कई सारे लोग कहते हैं ये बहुत अधीर हैं, ये त्वरित टिप्पणी कर देते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो एक वर्ग कहता है ये नवाचारी हैं और बहुत जागरूक हैं। आप बतौर एक कुलपति, बतौर साहित्यकार, जब इस जिंजी को देखते हैं, आज की पीढ़ी जो 2047 में भारत का नेतृत्व करेगी, क्या अब उम्मीदें आपको दिखाई देती हैं और क्या गुरुमंत्र आप इन्हें देना चाहते हैं? नहीं, जेनजी अधीर है ऐसा क्यों कहें? हम भी तो अधीर हैं। हम कहाँ कोई रील देख रहे हैं पूरी, आप भी तो रील पटलते ही हो। अधीर तो हम सभी हैं। क्यों अधीर हैं? क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं जाने की जल्दी है जी। हम जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को भूल रहे हैं, हम सबको बड़े बड़े लक्ष्य दिख रहे हैं। इसमें मैंने एक किताब भी लिखी, कुछ अल्प विराम, जो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों पर है। तो ये नहीं है कि अधीर हैं, ये है कि हम उनको सही ओरिएंट नहीं कर रहे। देखिए, बच्चा वही सीखता है जो आप उसे दिखाते हैं। इसलिए बेटा होता है तो पिताजी को इमिटेट करता है, बेटी होती है तो माँ को इमिटेट करती है। जो बेटी पिताजी को ज्यादा चाहती है वो पिताजी बनना चाहती है, जो बेटा माँ को इमिटेट करता है वो माँ बनना चाहता है, माँ जैसा दिखना चाहता है। तो ये तो होता ही हर एक पीढ़ी में है। तो हम उनके सामने क्या आदर्श पेश कर रहे हैं? हमको चाहिए कि हम उनके सामने श्रेष्ठ आदर्श पेश करें। अगर हम उनके सामने अच्छे आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर और अच्छे निखर के आएंगे। तो इसलिए हमें हमारा आचरण सुधारना होगा। अगर हम अपना आचरण सुधारेंगे तो निश्चित तौर पर उनके सामने अच्छे आदर्श होंगे, बिल्कुल, जिनको वो देख के अपने आप को और अच्छा बना सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे। तो अभी तो हमें उनके कंधे मजबूत करना है। तो इसलिए अधीरता हम में है। हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम उम्मीदें बहुत जल्दी उम्मीद भी बहुत जल्दी लगाते हैं। तो आप उनको अपने मन से अपनी चीजों को करने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे। हमको मिलती तो हम करते, लेकिन हमने अपना काम नहीं किया और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी बात सुने। नहीं, उनके पास बहुत अवसर हैं। तो इसलिए हमें उनके अवसरों को उनके पास जाने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, यही बड़ी बात है। अभी आपने कुछ अल्पविराम की बात की और उस पर मेरे पास एक सवाल था कि क्या कुछ अल्पविराम, जो आपने शीर्षक से पूरी किताब लिखी है, आज के दौर में समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमारे जीवन से सर अल्पविराम खो गए हैं, हम पॉजेस खो चुके हैं पूरी तरह से, और हर कोई एक अंतहीन दौड़ में है। युवा सामने है, कल ये एक प्रवेश करेंगे नए जीवन में, वहां करियर की दौड़ है, चूहा दौड़ में शामिल हो जाएंगे, हर कोई सफल होना चाहता है। लेकिन क्या एक समाज के तौर पर आज हमें ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि हम साहित्य के माध्यम से इन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं? ये जो कुछ अल्पविराम की जो कल्पना है वो कुछ कुछ वही है जो आप सब कह रहे हैं। मैं बार बार सोचता था कि हम सब लोग एक बड़े लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं। हर एक को कोई बड़ी चीज अचीव करनी है। आपको बिजनेस में अचीवमेंट करनी है, मुझे नौकरी में अचीवमेंट करनी है, किसी को क्वालिफिकेशन है, किसी को एडमिशन चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए। ये बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में हम छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना भूल गए जी। बहुत छोटी चीजें होती है, अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजें घटती हैं जिसमें आप आनंद लेते हैं जी। तो वो चीजें आपको भी आनंद देती हैं, दूसरे को भी आनंद देती हैं। तो मैंने उन चीजों को देखता तो था, मैंने लिखना शुरू किया।
तो इसलिए वो फेसबुक पर लिखता था तो काफी लोग पढ़ते थे। लेकिन फिर मेरे एक मित्र ने कहा कि फेसबुक की शेल्फ लाइफ कम होती भाई, फिर कोई नया पोस्ट आ गया तो ये चला जाता है पीछे, तो आप इसको संग्रहित कर लो। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, शायद बच्चों को मजा आए। एक बार मैं दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, तो मेरी फ्लाइट में टिकट थी 3F। अब जो फ्लाइट में ज्यादा जाते हैं उनको मालूम है कि F जो है वो खिड़की वाली सीट होती है, ठीक है, और जो खिड़की वाली सीट है वो इंडिगो वाले फ्री पॉकेट में नहीं देते, पैसा देते फिर देते हैं। तो अब मैं जैसे ही फ्लाइट में बैठने लगा तो देखा कि मेरे बगल में एक पति पत्नी ऐसे दोनों बैठे हैं, मैं अपना 3F पे जाके बैठ गया, और उधर वाले तरफ यानी 3C पर ऐसा मुझे लगा कि कोई बार बार यूं देख रहा है, मुझे यूं देख रहा है और ऐसे घूर रहा है जैसे कि मैंने उसका कोई चीज मार हथिया लिया है। तो मालूम पड़ा कि ये उनका शायद बेटा होगा, वो तमिल परिवार था। तो मैंने उससे सिर्फ इशारे से कहा कि यू वांट टू कम, तो वो उसने यस नो नहीं कहा, टुन्न से कूदा और आकर बैठ गया और मुझे धक्का देके बोला जाओ वहां 3C पे जाके बैठ जाओ। वो शायद उस परिवार की पहली हवाई यात्रा थी। तो जैसे ही उसने कहा सीट बेल्ट बांध लो, तो इन्होंने सीट बेल्ट बांधा, और जैसे ही फ्लाइट चली तो और तो कोई चिल्लाया नहीं, तो ये हू करके चिल्लाया। जब रनवे पे हवाई जहाज दौड़ता है तो बहुत जोर से चिल्लाया हू करके, और जैसे ही टेक ऑफ लिया तो उन्होंने इतनी जोर से चिल्लाया कि मजा आ गया, क्योंकि उनको लगा कि अजीब सी बात हो गई। हम लोग सब क्या है, बड़े सभ्य बनते हैं, स्नॉब। तो कई लोगों ने उनकी तरफ ऐसे देखा कि आजकल कोई भी फ्लाइट में ट्रैवल करता है, यू नो फ्लाइट्स हैव बिकम सो चीप, एनीबडी कैन ट्रैवल इन द फ्लाइट वगैरह वगैरह। सो उसको बड़ा, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दे वर वेरी हैप्पी, और वो दनादन अपना मस्ती से। तो बीच में क्या हुआ कि माँ और बेटे के बीच में झगड़ा हुआ कि खिड़की पे कौन बैठी। पिताजी एम्पायरिंग करने लगे, तो पिताजी ने कहा कि चल ठीक है, थोड़ी देर बेटा बैठा है, माँ को बैठने दो। फिर मैंने बताना चाहा कि खिड़की से कुछ दिखता तो है नहीं, हवाई जहाज में क्या दिखेगा, लेकिन दे वांटेड टू सी। फिर वो आपस में हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बीच वाली सीट के डंडे हटा दिए, मजे से माताराम जो है वो सो गई फैला के, और मस्ती से देवर एंजॉइंग द फ्लाइट। और फिर उसके बाद जैसे ही वो आई परिचारिका कॉफी और कुछ नाश्ता लेके, तो उन्होंने मुझे दिया और इनको नहीं दिया। तो एक्चुअली उन्होंने मुझसे लिटरली पूछा कि भाई ये उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मैंने उसके पैसे दिए। तो उसने कहा कि पैसे तो मैंने भी दिए। मैंने कहा नहीं, आपने टिकट के पैसे दिए, मैंने नाश्ते के भी पैसे दिए। अब उसको समझाना बड़ा कठिन था। ये सब करते कुराते वो फ्लाइट चेन्नई में लैंड हुई, बड़े मजे से वो उतरे, क्योंकि उनकी वो जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी, एंड दे थॉरली एंजॉयड। कहानी तो यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हमारा जो चोर मन रहता है वो बड़ा अजीब टाइप का रहता है। मैं पूरे समय सोचता रहा कि देखिए, चूंकि मैंने इनको अपनी सीट दी इसलिए ये इस हवाई यात्रा को एंजॉय कर सके, तो भाई मुझे धन्यवाद तो दो, तो सामान्य बात है। पर काय का धन्यवाद, उठे और सामान उठा के चलते बने, कोई धन्यवाद भी नहीं। तो मेरे मन का चोर बार बार मुझसे कह रहा है कि बताओ कैसे लोग हैं, धन्यवाद भी नहीं दिया, बताइए मैंने इतने किया। लेकिन फिर दूसरा सवाल मेरे मन में यह भी आया कि अगर ये जो 3F की सीट का पैसा है ये आयोजक ने नहीं दिया होता और मैंने दिया होता, तो क्या मैं उतनी उदारता से उनको अपनी सीट देता? क्या बात है, ये सवाल आया। यहां से अल्प विराम की पूरी कहानी ने जन्म लिया। इसलिए मुझे लगा कि ये जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, एक प्रसंग और है जो बच्चों को बहुत मजा आ सकता है शायद। जबलपुर से मैं फ्लाइट में जा रहा था, तो जबलपुर एयरपोर्ट बहुत छोटा है, तो वो एक परिवार था, पति पत्नी और एक बेटा एक बेटी, तो 14 साल 15 साल के आयु के बेटा बेटी होंगे, और साथ में एक और लड़की थी। तो उसके कपड़े वपड़े से समझ में आ रहा था कि वो उनके घर की नहीं है, मतलब 4+1। हाँ 4+1 डोमेस्टिक हेल्प है। तो वो बोर्डिंग पास देने लगे, तो वो पूछा उसने कि यू आर 5? तो वो पिता ने कहा कि यस वी आर 4+1। 4+1, 5 नहीं कहा। तो जैसे ही जाने लगे, छोटा एयरक्राफ्ट था, तो बच्चा बोला पापा लुक ATR। ATR छोटे हवाई जहाज को कहते हैं, अच्छा है। पर वो लड़की बोली कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट ATR भैया, ये ATR नहीं है, ये बम्बार्डियर है। अब वो बम्बार्डियर कैसे है? पिता ने पूछा बम्बार्डियर कैसे है? क्योंकि उसका दरवाजा आगे है, ATR का दरवाजा
पीछे होता है। तो बजाय इसके कि उस लड़की का ये कौतुक करें कि इसको कितनी अच्छी जानकारी है, वो जो महिला थी घर की, वो कहने लगी कि देखो अखबार में फालतू फालतू चीजें देखती रहती है, घर का काम करने की उसको अकल नहीं है, उसको तो घर का काम करना चाहिए। और वो फ्लाइट चलने लगी। तब से मेरे दिमाग में आया कि ये जो 4+1 का कंसेप्ट है, ये शायद हम अपने घर परिवार में इतना ज्यादा बुरी तरह से डाल चुके हैं कि हम उसको अलग से समझ नहीं पाते। जब ये मैं एक कॉलेज के बच्चों के सामने ये किस्सा सुना रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हाँ, मेरे घर में भी मेरी मम्मी जो हमारे घर में काम करने दीदी आती है, उसके लिए एक अलग कप में चाय देती है। तो आज से मैं मम्मी को कहूंगी कि वो चाय अलग कप में नहीं दे, जिस कप में मैं चाय पीती हूँ उसी कप में वो चाय। बहुत बढ़िया। एक और लड़का उठा और उसने कहा कि हम हर साल दिवाली पे जो कपड़े हमें छोटे हो जाते हैं, जो कपड़े हम नहीं पहनते, वो कपड़े हम हमारे घर में जो काम करता है भैया उसको देते हैं। सर, इस साल मैंने आपकी बात सुन के संकल्प लिया है कि इस साल मैं अपनी पॉकेट मनी से बचाए हुए पैसे से भैया के लिए नया पैंट शर्ट खरीदूंगा, अपना उतारा हुआ नहीं दूंगा। स्मॉल स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां हैं, कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, पर ये शायद हमारे मानस का बदलाव है। तो जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, छोटी सी हंसी, पर 2 मिनट के लिए आपको मजा देती, 2 मिनट के लिए आपको आनंद देती, पर वो आनंद भी लेना हम भूल गए हैं। बिल्कुल सही। इसलिए ये सारी किताब बिल्कुल नहीं। और जो ये 4+1 है, मुझे याद है कि कहीं किसी परिवार ने अपना परिचय देते हुए ये भी हमारे साथ है कहा था, तो उसका जो भी है वो भी आपके 4+1 के साथ में जुड़ गया। 4+1 के साथ जुड़ गया। और एक सज्जन है, कोविड के समय सर वो अस्पताल गए, उम्मीद नहीं थी कि वो लौट कर आएंगे, और जब वो लौट कर आए तो सच में उनके ये शब्द थे, शायद मुझे जिंदगी जीने के लिए बोनस मिल गया है। और वहां पर सर की कहानी है जिंदगी बोनस, जिंदगी का बोनस। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे आसपास से घूमती हैं, निकलती हैं। सर, क्या एक लेखक के तौर पर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत जरूरी है? क्या कहेंगे यदि यहां हमारे सम्मुख जो युवा साथी हैं और जो लेखक बाद में इसे सुनेंगे, लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या वो बात है जो लेखकों में होनी चाहिए? देखिए, क्या होता है, कई बार ये सवाल पूछते हैं कि साहब जो कहानी आप लिखते हैं वो कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना है। ये भी कहा जाता है कि क्या जो बात आपने लिखी वो 100% सच है, ये या कपोल कल्पित है, या ये कोई भी लेखक या कोई भी बात 100% कपोल कल्पित नहीं होती, कहीं ना कहीं उस कथा के बीज होते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक लेखक के लिए ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व आप जरूर करिए। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो चीज मैंने अपनी माँ से सीखी है और जो चीज मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि अगर आपको किसी का मजाक उड़ाना है तो आप अपना उड़ाइए, दूसरे का मत उड़ाइए। सिर्फ इसलिए कि आप लेखक हैं, आपको ये अधिकार नहीं पहुंचता कि आप किसी उसका ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाएं जो अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में कलम है, तलवार नहीं है, तो आप उस कलम से किसी का सिर काटने का हक नहीं रखते। तो आपको उसे बराबरी का अधिकार देना चाहिए। तो इसलिए हम अपनी तरफ से यही बात सोचते हैं कि अगर हम किसी के बारे में कोई डेरोगेटरी कमेंट, एक तो आप करिए ही मत, और अगर कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप अपना उड़ाइए। मैंने तो कई रचनाएं ऐसी लिखी जिसमें मैंने अपना ही बहुत मजाक उड़ाया। लिटरेचर फेस्टिवल की एक कहानी है, आप कौन हैं, जिसके बारे में और मैंने वो कहानी लिटरेचर फेस्टिवल में ही सुनाई, 3-4 लिटरेचर फेस्टिवल्स में वही कहानी सुनाई। तो अपना ही मजाक उड़ाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मजाक उड़ाइए। बिल्कुल सर। छोटी छोटी टिप्पणियां मैं चाहूंगा। आज की तारीख में लेखक अधिक हैं, पाठक कम हैं, या पाठक तो हैं, बस लेखक सही तरीके से लिख नहीं पा रहे? पढ़ने का शौक है, लोग पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आप बुक फेयर में देखिए कितनी भीड़ हो रही है, लिटरेचर फेस्टिवल में देखिए कितनी भीड़ हो रही है। और अगर वहां पे किताबें खरीदी नहीं जाती तो क्यों कोई इतने बुक फेयर लगाता? किताबें छप रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि लोगों के पढ़ने का तरीका बदल गया है, टेस्ट बदल गया है, तो ये भी एक बात हो गई है। दूसरी चीज ये है कि अब बहुत लोग बहुत ज्यादा समय तक लंबी लंबी चीजें नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि फेसबुक पर अब कई बार मैं पोस्ट करता हूं तो मैं गिनती नहीं करता, पर 10K
15 के ऐसा कुछ तो भी आ जाता है कि इतने लोगों ने आपका पढ़ लिया, तो आपको लगता है ना कि इतने लोग तो पढ़ ही रहे हैं आपकी बात को। और एक और बात हुई है कि अब सबके पास ये जरिया है कि अपनी बात को एक्सप्रेस रख सकता है ना। जब हमने लिखना शुरू किया था तो हमें था कि आप लिखे तो जरूर, पर छपे कहाँ, पढ़ेगा कौन। तो ये एक बड़ी मजबूरी थी। तो फिर हम कहीं इधर उधर छोटी छोटी पत्रिकाओं में लिखते थे जी। आज आपके पास सोशल मीडिया है जिस पर आप लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे काम, कई लोग अपना कविता पाठ इंस्टा पे करके प्रस्तुत करते हैं और वो सुपरस्टार हो गए। बिल्कुल, अपना इंस्टाग्राम पे ही सुपरस्टार हो गए, कई लोग फेसबुक पर सुपरस्टार हो गए। तो ये तो है, मतलब एवेन्यूज तो बढ़ गए, बहुत सारे एवेन्यूज बढ़ गए। तो ना लेखक कम हुए ना पाठक कम हुए। लेकिन आप इसमें एक दोष निकालते हैं कि जो लिटरेचर फेस्ट हैं ये ग्लैमर की भेंट चढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली। कैन यू एक्सप्लेन? मेरा कहना है कि लिटरेचर फेस्टिवल में लिटरेचर कम डिस्कस हो रहा है। आप भीड़ जुटाने के लिए आप ग्लैमर का सहारा लेते हैं जी। आप सिनेमा और टीवी के कलाकारों को बुलाते हैं। अच्छा, टॉप स्टार्स तो नहीं आते हैं जी, तो थोड़े से जो कम पॉपुलर स्टार्स हैं सिनेमा में वो यहाँ आ जाते हैं। पर वो आते हैं तो होता क्या है कि वो आते हैं तो ग्लैमर के कारण, एक हमारे भारत में एक सेल्फी कल्चर भी है, हर एक आदमी सेल्फी लेना चाहता है, उस कारण से जो लिटरेचर फेस्टिवल का, जो साहित्य समारोह का जो सही में साहित्यिक फ्लेवर है वो चला जाता है। और उसका दूसरा दुखदाई पक्ष ये है कि जो सच में साहित्य के लिए लोग आए हुए थे वो बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन आज लिटरेचर फेस्ट बहुत भारी मात्रा में हो रहे हैं। लिटरेचर फेस्टिवल बहुत फ्लरिशिंग उद्योग हो गया है, ऐसा लगता है, मतलब उद्यम हो गया है। तो शायद प्रॉफिटेबल भी होगा, मुझे लगता है प्रॉफिटेबल होगा, बट उसमें से लिटरेचर कितना है और फेस्टिवल कितना है। तो मैंने एक जगह लिखा है कि ये इसमें एक अगर मदारी और होता और कोई सड़क पे तार पे चलने वाली लड़की और होती तो छतरपुर के मेला जलविहार जैसा ही लगता लिटरेचर फेस्टिवल। तो ऐसा होने लग गया है। और ये रचना मैंने एक लिटरेचर फेस्टिवल में ही ठोक दी, तो वो बेचारे बाद में बोले सर आप हमारे लिए तो नहीं कह रहे थे। तो मैंने कहा मुझे मानदेय का चेक दे दो फिर बताता हूँ किसके लिए कह रहे थे। जी। हम लोग आमतौर पर जब जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज में, तो हम लोग सो जाते हैं। एक हम बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कोई मित्र मिल जाए तो बात कर लें, और नहीं तो हम वेब सीरीज देखने लग जाते हैं, जैसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने बीच में कहा था। सर, जब ये बैठते हैं तो हाथ में मोबाइल होता है, 1 घंटे से लेकर के 14 घंटे तक की यात्रा में 5000 शब्दों की पूरी कहानी लिख डालते हैं और बाद में वह आकार लेती है सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियों के रूप में। सर, ये शौक क्या है, हर कोई जानना चाहेगा। देखिए, जब हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, और एक चीज, सर का 90% लेखन हवाई जहाज में हुआ। हाँ, अभी हाल के कुछ वर्षों में तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यात्राएं बहुत हुई जी, और वो एक 2-2.5 घंटे का समय रहता है जब आपका मोबाइल बंद रहता है और आपको लिटरली करने के लिए कुछ रहता नहीं है, या आप सो जाइए या फिर इधर उधर देखिए। तो मैं मोबाइल पर ही अपना लिखने का काम करते हूँ बहुत सारा। मैंने मतलब यहाँ से शिकागो की यात्रा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 14 घंटे की यात्रा थी। अब मुझे फ्लाइट में फिल्में देखने का शौक नहीं है कि मैं फिल्में देखूं, या अब खाने पीने का भी उतना नहीं है कि जैसे खाते ही रहे, तो क्या करें। तो फिर मैंने कहानी लिखना शुरू कर दिया जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी। लिखता चला गया तो शिकागो आ गया और 14 घंटे में मैंने पूरी वो 5,500 शब्दों की कहानी लिख दी। तो ये एक समय का अच्छा उपयोग भी है। फ्लाइट के दौरान आप लिख सकते हैं। काफ़ी लिखा मैंने फ्लाइट के दौरान, बहुत लिखा। फ्लाइट के ऊपर नहीं लिखा, मतलब इन फ्लाइट की कहानियां नहीं है, कहानियां अलग अलग विषय की हैं, पर मैंने फ्लाइट के दौरान बहुत लिखा। और मुझे लगता है कि समय का एक अच्छा उपयोग, सदुपयोग है कि आप बजाय इसके कि फालतू की चीज़ों में निकालें। बिल्कुल सर, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी हमारे साथ है इस पूरे कार्यक्रम में। नई शिक्षा नीति में भाषा को आप किस तरह से देखते हैं? एक, मातृभाषा में शिक्षा, और जो सरकार ने लचीलता दिखा दी है 3 भाषाओं के सूत्र में, किस तरह से देखते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के ऊपर बात करना। और खासकर जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको तो ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपकी भाषा अच्छी होगी, भाषा में आपका प्रभुत्व होगा, तो लोग आपको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। एक अपनी भाषा की एक अपनी खूबसूरती भी होती है, अपना प्रेम भी होता है। एक जगह मैंने लिखा है, वो फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर रात को मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से उतरा, रात के 2 बज रहे थे, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। जब फ्रैंकफर्ट तो मैं कभी गया नहीं था, पहली बार गया,
तो अभी भी ये स्वभाव है जो हम लोग क्या है, मध्यम वर्गीय शहर के लोग हैं, हम लोग एकदम बहुत फास्ट लोग नहीं हैं, कस्बाई मनोवृत्ति के लोग हैं। तो कहीं भी जाके एकदम धड़ से नहीं होता, तो नई जगह जाने से अभी भी दिल धड़कता है। तो गए तो मुझे लगा फ्रैंकफर्ट है, वहाँ से मुझे फ्लाइट पकड़ के दूसरी जगह जाना है। तो वहाँ एक जर्मन महिला पूरी अपनी कॉस्ट्यूम में थी, जो अपनी एयरलाइंस की कॉस्ट्यूम में थी, वो शुद्ध हिंदी में बोल रही थी कि दिल्ली से आने वाले यात्री इस तरफ से जाएं, आपको सुविधा होगी। रात को 2 बजे फ्रैंकफर्ट में कोई महिला आपसे हिंदी बोल रही तो ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई हो। इस तरह से मतलब इतना मैं भावुक हो गया उस महिला को देखकर। ये भाषा की खूबसूरती है। तो इसलिए जब हम नई शिक्षा नीति को देखते हैं, भाषा को लेकर इतना काम, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी एक बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। पिछले कई साल से हम इनके साथ जुड़े हैं। वो दिल्ली जो NCR है वहाँ पर भाषा में 100% या 90% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके शिक्षकों को भी सम्मानित करते हैं। एक साल मुझे याद है कि हमने तालकटोरा स्टेडियम में वो कार्यक्रम किया और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आए। 8,500 बच्चे और 450 शिक्षक भाषा के। कोविंद जी देख के दंग रह गए, बोले मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये हम नहीं कर रहे थे, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक जो फिल्मों ने जो हमको गंदी बात सिखाई, वो मैं बताता हूँ क्या है। देखिए कि भाषा का शिक्षक कॉमेडी का पात्र हो जाता है। भाषा शिक्षक होगा तो वो हंसाएगा आपको, झोला लेके चलेगा, है ना, कुर्ता होगा। ये आपने एक बड़ा हमारे मानस में बना दिया कि भाषा को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत आपको भाषा को ही लेने की। बिल्कुल। अगर आपके पास अच्छी भाषा नहीं होगी तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं तो भी भाषा को हल्के से लेने की बात थी। ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को गंभीरता से लेने की बात हुई। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ये भी हुआ कि हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसलिए आप 3 भाषाओं का फॉर्मूला जो है वो ये है कि भाई मातृभाषा में आप जहां जिस भाषा में सहज हो आप उसमें शिक्षा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि भाषाओं पर सरकार की सख्ती बहुत जरूरी है या नहीं? नहीं, सख्ती कितनी सख्ती करेंगे, कानून लाएंगे, क्या करेंगे? देखिए ये अंदर से आता है, ये संस्कार से आता है। अगर हम अपने संस्कार की बात करें, हमारे घर में भाषाएं, अपनी भाषा में बातचीत करना शुरू करें, अपनी भाषा में संवाद करें, अपनी भाषा के प्रति सम्मान रखें और एक गर्व से अपनी भाषा बोलें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से इंग्लिश का कल्चर चला हुआ है, आपको क्या डर नहीं लगता कि भाषाएं पूरी तरह से कहीं ना कहीं मिलावटी भाषा के रूप में अपनी मूल भाषा को हम खो रहे हैं? और सुधाकर जी का कहना है कि हमें भाषाओं को बचाना है, जड़ों को सींचना है। यही है, सही बात तो ये है कि भाई मूल तो ये है कि भाषा बचेगी, मिलावट तो देखिए भाषाएं समृद्ध होती हैं। अगर आप अलग अलग भाषाओं से कुछ शब्द ले लेते हैं तो भाषाएं समृद्ध होती हैं। बहुत सारे शब्द हिंदी से भी दूसरी भाषाओं में गए हैं, बहुत सारे शब्द जो हैं आपको दूसरी विदेशी भाषाओं से भी प्राप्त हुए, तो उससे तो भाषा समृद्ध होती है। लेकिन अगर शुद्धता के आग्रह में आप बहुत अधिक अपने आप को क्लिष्ट बना लें, ध्रुव बना लें, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इतना तो थोड़ा सा आपको सहज होना पड़ता है, लचीला होना पड़ता है, ताकि आप सबके साथ अपने आप को जोड़ सकें। ठीक है ना, ये भी एक जरूरी बात है। एआई पर आपकी क्या सोच है सर? क्या एआई आज कविताएं लिख रहा है, पेंटिंग्स बना रहा है, पर क्या एआई मनुष्य की पीड़ा को समझकर मालती जोशी जी जैसी कहानियां, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जैसी कहानियां या अन्य साहित्यकारों की तरह समाज को समझकर वह लिख पाएगा जिसकी आवश्यकता है? देखिए एआई टूल है, एआई एक चीज है जो आपकी मदद के लिए है। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं एआई आपको चलाए ये बिल्कुल सही नहीं। आप एआई को चलाइए और वहीं तक चलाइए जहां तक आपको उसकी आवश्यकता है। जहां पर मेरा एआई के ऊपर थोड़ा सा विरोध या जहां पे मुझे खतरा दिखता है वो ये है कि एआई जो है हमारी अपनी रचनात्मकता को कहीं ना कहीं खाता जा रहा है। क्योंकि आप कहें तो आप अभी मैथिली शरण गुप्त जी जैसी 10 रचनाएं लिख के बता सकते हैं, आप पिकासो जैसी पेंटिंग्स बना के बता सकते हैं। ऐसे टूल्स हैं, यू कैन मेक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें से हमारी अपनी रचनात्मकता कहाँ जाएगी? और अगर हमने अपनी रचनात्मकता जो क्रिएटिविटी है, अगर हमने उसको लगातार परिष्कृत नहीं किया
तो बहुत जल्दी वो आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती है। जी। आपको मालूम है, कहीं लिखा है कि डोंट टेक क्रिएटिविटी फॉर ग्रांटेड। जैसे आपकी स्मरण शक्ति है, मैं इस उदाहरण को देता हूं और कई लोग होंगे जो मेरी उम्र के होंगे या शायद मुझसे थोड़ी कम उम्र के। एक समय था जब हमको 100-200 टेलीफोन नंबर्स याद रहते थे, हम बता सकते थे क्या टेलीफोन नंबर है। मोबाइल आया तो मोबाइल के भी मुझे करीब 100-150 नंबर याद रहते थे। आज आपको कितने नंबर याद है? सिर्फ खुद का नंबर याद है। घर में शायद शादीशुदा हो तो पत्नी का याद है, नहीं तो वो डर के मारे बेचारा घर में ही नहीं घुस पाएगा। तो उसके अलावा कितने नंबर याद रहते हैं आपको? नहीं याद रहते हैं। तो एक सज्जन ने तो अपनी पर्स में बाकायदा एक कुंजी रखी है कि मुझे ये नंबर याद नहीं रखा तो मैं ये नंबर निकालूंगा, तो पर्स में एक पर्ची रख छोड़ी है उन्होंने, क्योंकि उनको वो भी नंबर याद नहीं है। कई लोगों को अपना खुद का नंबर याद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपनी स्मरण शक्ति को मोबाइल के सामने गिरवी रख दिया है। जी, आपका मोबाइल आज गुम जाए तो आपकी बीमारों जैसी हालत हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, ना नोट्स बचते हैं, आपने सारे आपकी अपॉइंटमेंट्स उसमें लिख दिए हैं, सब लिख दिए, याद नहीं है, आपको मेमोराइज नहीं कर रहे। ऐसा ही अगर क्रिएटिविटी के साथ हुआ तो क्या होगा? अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को नहीं मांझते रहेंगे, परिष्कृत नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा कुछ आप नया सोच ही नहीं पाएंगे। ऑडियो विजुअल जैसे है, जब मैं छोटा था तो हमारे समय में तो ऑडियो विजुअल था नहीं, टेलीविजन था नहीं, तो कोई कहानी बताता था तो तुरंत हमारी आंखों के सामने कुछ दृश्य उभरता था। तो मान लीजिए कि राक्षस की कहानी है, आपके सामने एक अलग तरह का राक्षस उभरेगा, मेरे सामने एक अलग तरह का राक्षस उभरेगा, है ना। राजा है, तलवार लेके जा रहा है, घोड़े पे सवार है, आप एक अलग राजा देखेंगे, मैं एक अलग राजा देखूंगा। लेकिन अब आपके सामने एक विजुअल है जो जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू से राजा, वो एक दड़ से एक चित्र लगा देता है। फिर कहता है अच्छा रवि जी का राजा पसंद नहीं, चलो जोशी जी का राजा लगा देते। तो आपके अंदर जो सोचने की क्षमता थी वो धीरे धीरे तो उसका ह्रास होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आप आलसी हो जाएंगे, आप कहेंगे चलो छोड़ दो, ये नहीं है तो ये। बिल्कुल ये बात मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो युवा साथी हैं, और यदि कोई सर से सवाल पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। जी जी सर। नमस्कार सर, आपने सर संस्कृत की बात की, विरासत की ओर लौटना। हम अक्सर कहते हैं हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। क्या सर जड़ों की ओर लौटना अतीत की ओर लौटना है, या अपने परंपरा के मूल दृष्टि को समझकर भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए? सर आपके अनुसार परंपरा और भविष्य में सही संबंध क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हमारी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को देखें तो उस भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? नित्य नूतन चिर पुरातन, यानी नया भी सोचना है पर पुराने को भी साथ में लेके चलना है, तभी वो संस्कृति समग्रता में आती है। इसलिए जड़ों की ओर लौटना यानी अतीत की ओर लौटना नहीं है, लेकिन अतीत से शिक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप अतीत से शिक्षा लेंगे तभी आप आगे जाएंगे। अभी ये बल्ब बहुत गर्म है, पर आपको अतीत ही बताता है कि इसको अभी हाथ मत लगाना। अगर आपका अतीत नहीं साथ होता तो आप हाथ लगाते, लेकिन आपको मालूम है कि ये गर्म है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ऐसी चीज को हाथ लगाया था तो मेरा हाथ जल गया था। तो अतीत तो चाहिए ना आपको। तो जड़ों की ओर लौटने का आशय ये है कि हमको निश्चित तौर पर अपनी पुरातन बातों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि पैर हमारे अपनी जड़ों में मजबूत होने चाहिए। आसमान की ऊंचाइयां नांग खूब आप छू दिए, आसमान को पकड़ लीजिए, लेकिन पैर हमारे जमीन पर होने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई और जो सर से सवाल पूछना चाहे? कोई और है जो सर से सवाल पूछना चाहे? जी नमस्कार सर, मेरा नाम विकास तिवारी है। सर हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है विकास जी कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, और हिंदी जब स्वतंत्रता हुई तब से राष्ट्रभाषा की बात होती रही। राजनीतिक कारणों से आप देखें तो लोग हिंदी का विरोध करते हैं, जैसे आप कुछ राज्यों में जाएं तो करते हैं,
लेकिन हिंदी संवाद की भाषा तो आज भी है। लोग हिंदी में संवाद करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी जो फिल्में हैं, विज्ञापन हैं, सब हिंदी में भी आ सकते हैं। तो इसलिए भाषा जो है वो दरअसल एक स्वीकृति का हिस्सा होती है। अगर हम सब भाषा को स्वीकृत करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे विश्व में जानी जाएगी। सर, अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से अभी भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं हुई। जैसे कि हम अभी भी बैंक वगैरह में या कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, उसके बाद हिंदी को। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कब तक भारत में सबसे पहले हिंदी को प्रेफर किया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश को? मैं इस बात को कहता हूँ, जब अब पता नहीं एटीएम जाते हैं बच्चे, एटीएम जाते हैं कोई? जी। एटीएम में जाते हैं तो पैसा निकालने के लिए आपसे पूछता है ना, भाषा चुनने के लिए पूछता है। तो कौन सा बटन दबाते हैं? एक ही भाई हिंदी का बोल रहा है। तो क्या होता है, हम जो है बिल्कुल स्वभावगत दन्न से अंग्रेजी का बटन दबा देते हैं। तो अंग्रेजी का बटन दबाएंगे तो 2000 की जगह 4000 निकलेंगे, ऐसा तो नहीं, 2000 निकलेंगे। ये जो आग्रह है ना, हमें अपनी भाषा के प्रति आग्रह होना चाहिए। तो वो आग्रह अपने पास से ही शुरू होता है। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत अपने पास से शुरू होती है। हम हिंदी में संवाद करना शुरू करें, हिंदी में बात करना शुरू करें, हिंदी में फॉर्म भरे। बैंक मना नहीं करती। अगर आप हिंदी में फॉर्म भरते हो तो कोई बैंक मना करती है? नहीं करती। और आप अगर बैंक के फॉर्म्स देखेंगे तो बैंक में फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है, लेकिन हम फिर अंग्रेजी में भर देते हैं, हम हिंदी में नहीं भरते। तो ये हमारी भी आदत का हिस्सा हो गया है। तो ये एक पक्षी नहीं है। हर एक चीज़ सरकार के डंडे से नहीं चल पाएगी। कुछ प्रयास हम भी करेंगे, कुछ प्रयास सरकार भी करेगी, लेकिन हम अपना प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमें अपना प्रयास करने से कौन रोकता है ना? बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विकास जी आपके सवाल के लिए। सर, मैं चाहूंगा कि आप दो में से किसी एक को चुने, लेखक या पाठक? दोनों ही जरूरी है। पुरस्कार? लेखक ही पाठक है, ऐसा मुझे लगता है। पुरस्कार या पाठक का प्रेम? पाठक का प्रेम कभी भी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। पुस्तक या मोबाइल? पुस्तक कभी भी। हिंदी या भारतीय भाषाएं? भारतीय भाषाएं। परंपरा या नवाचार? दोनों। मौलिकता या लोकप्रियता? मौलिकता। एक पुस्तक जो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए आपके नजरिए से? मैं तो हमेशा कहता हूँ श्रीमद् भगवद गीता हमको हमेशा पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता इसलिए मैं दो किताबों का उल्लेख करता हूँ। कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था, तो मैं दो चीज़ें बोलता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है, और इसलिए जिस प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में नहीं है, शायद वो प्रश्न भी आपको फिर से सोचना पड़ेगा, ऐसा है। वो इतना मानक ग्रंथ है। दूसरी जो प्रमुख पुस्तक है वो श्री रामचरितमानस है। वो श्री रामचरितमानस इसलिए पढ़नी चाहिए कि व्यक्ति कैसा हो, उसका चरित्र कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसके श्रेष्ठतम उदाहरण आपको श्री रामचरितमानस में मिलते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि इन दोनों पुस्तकों को जब भी मेरे पास अवसर है या जब भी मुझे कोई संदर्भ अपने जीवन का देना होता है, तब मैं इन दोनों पुस्तकों को पढ़ता हूँ। एक गुण जो हर लेखक में होना चाहिए? ईमानदारी। एक शब्द में भारत? भारत एक शब्द में है ही संस्कृति। देखिए, मैं भारत के बारे में एक ही बात कहता हूँ, जो बहुत सारे युवा साथी शायद विदेश गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जाएंगे। जब आप विदेश की धरती पर कदम रखते हैं जी, तो पहला वाक्य जो सामने वाला विदेशी व्यक्ति आपसे कहता है, जैसे उसे मालूम पड़ता है भारत है, तो कभी नहीं कहता कि यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर अ बिग मिलिट्री पावर, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर अ बिग साइंटिफिक पावर, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर अ बिग इकोनॉमिक पावर। कोई नहीं कहता। क्या कहता है? यू आर फ्रॉम इंडिया, यू हैव अ ग्रेट कल्चर। करेक्ट। यानी भारत की पहचान मेरे लिए मेरी संस्कृति है। लिखना कठिन या पढ़ना? दोनों ही कठिन है। आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में। प्रतिभा या परिश्रम? परिश्रम निश्चित तौर पर। बेस्ट सेलर या कालजयी होना? देखिए, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बेस्ट सेलर कभी भी होने से नहीं होता जी। ये चीजें नियति तय करती, और कालजयी होना भी कोई
होने से नहीं होता। इसके बारे में एक कहावत है, बहुत सुंदर सी कहावत है, हमारे राजस्थान की कहावत है, जी। राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए। कि राग यानी गायन, रसोई यानी खाना बनाना, और पगड़ी, पगड़ी की बात करें तो राग में हमारी सारी कलाएं आती हैं। तो कोई भी कहे कि आज मैं बहुत अच्छा गाना गा दूंगा, कोई गायक कहे कि मैं आज बहुत अच्छा गाना गा दूंगा, तो उस दिन ही उसका गाना बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो तो एक नियति है जो तय करती है कि आज आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। वैसे ही कोई लेखक ये कहे कि आज मैं ऐसी कालजयी रचना लिखने वाला हूं, ऐसा कोई लिख नहीं सकता। कालजयी तो वो काल तय करेगा ना। या मैं आज बेस्ट सेलर लिखने वाला हूं, ऐसा भी कोई नहीं कर सकता। जी। तो ये राग है, ये सब बनत बनत बन जाए, नियति है, रसोई है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई कहे कि मेरा तो पुलाव बहुत अच्छा बनता है, इतना बनता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। उसी दिन आप बनाओगे इतना पचपचा बनेगा कि लोग कहेंगे अरे क्या बना दिया। आपके कहने से नहीं होता। जी। तो ये चीजें हैं कि आपको डेस्टिनी पे छोड़नी चाहिए। आपके जीवन का जीवन दर्शन क्या है? आई टेक लाइफ एज इट कम्स। बहुत खूब। क्या हिंदी का स्वर्णकाल आना बचा है, या हिंदुस्तानी भाषा अकादमी जैसी संस्थाओं के प्रयास से अब आ सकता है? मुझे लगता है कि हम बहुत नजदीक हैं जब हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता है। जी। पूरे विश्व में आप कहीं भी जाइए, आप हिंदी में बात करें तो लोग आपको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उनको आपको सम्मान देना पड़ता है। तो ये हिंदी की विश्व विजय भी है। बिल्कुल। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व के किसी भी मंच पर जाकर हिंदी में भाषण देते हैं और पूरा विश्व उन्हें स्वीकारता है। बिल्कुल। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैं अबू धाबी में रहता हूं, तो वहां की जो तीसरी कानूनन भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है वो हिंदी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई क्या। सर, क्या भारत में पुरस्कार निष्पक्ष होते हैं? भारत में पुरस्कार मिलते हैं, यही बहुत अच्छी बात है। क्या सोशल मीडिया से हमारे साहित्य को खतरा आप महसूस करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। सोशल मीडिया भी साहित्य के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री, उसको प्रोत्साहन देने वाली भूमिका निभाता। क्या साहित्य पर भारत सरकार भरपूर खर्चा करती है? भारत सरकार साहित्य पर बहुत अच्छा ध्यान दे रही है, संस्कृति पर बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। मैं समझता हूं कि पिछले 14 से 12 साल में जितना काम हुआ है संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वो अपने आप में अद्भुत काम है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी साहित्य या कोई भी कला सिर्फ सरकार आश्रित नहीं हो सकती। जी। वो समाज पोषित भी होनी चाहिए। बहुत खूब। समाज जब तक उस साहित्य को नहीं उठाता, अपने हाथों पर नहीं लेता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। चर्चा का द्वितीय अंतिम सवाल, क्या लेखक का किसी विचारधारा से संबद्ध होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल नहीं। लेखक को अपने विचारों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जी। क्या डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी के नजरिए से हम 2047 के विकसित भारत को देखते हैं? इन युवाओं की भूमिका कहाँ है? मैं हमेशा ये सोचता हूं कि 2047 का जो विश्व होगा, उस विश्व के निर्माण में भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि भारत जो है उस विश्व का बौद्धिक नेतृत्व करेगा। मैं इस बात को इस तरह से लेता हूं। जी। क्योंकि जितनी ऊर्जा, जितनी क्षमता भारत के युवाओं में है, जी, वो विश्व के किसी और देश में नहीं है। और जितनी युवा शक्ति भारत में है, वो विश्व के किसी और देश में नहीं है। तो 2047 में पूरे विश्व का जो बौद्धिक नेतृत्व है, वो भारत करने वाला है। और ये बात सत्य है, मैं रहूं या ना रहूं। बहुत खूब सर। चर्चा को समाप्त करने से पूर्व मैं जब ट्रेन से आ रहा था तो मेरे अगल बगल में कुछ लोग बैठे थे जो शायद जब से ट्रेन शुरू हुई, जहां से पहला स्टेशन था, वो वहां से बैठे हैं, और उनकी बातचीत से आपस में वो बहुत ज्यादा पारिवारिक हो गए थे। एक महिला खीरा काट रही थी तो वो खीरा भी आपस में बांट रहे थे। मेरी तरफ भी वो खीरे की प्लेट आई तो मुझे वहां पर बंटी और बबलू की याद आई। अब मैं चाहूंगा कि चर्चा को समाप्त करते हुए बंटी और बबलू का किस्सा आप सबके साथ साझा करें और चर्चा समाप्त हो। मुझे लगता है वो किस्सा थोड़ा लंबा है, बच्चे भी बोल संक्षिप्त में जैसा आप चाहें। मतलब ये किस्सा तो यूं है, थोड़ा सा मतलब कहानी है। वो हम अजमेर से आ रहे थे तो वो जो ट्रेन में देखा कि एक
अचानक आवाज आई कि अरे बंटी तू इधर आ जा। देखा कि बंटी क्या है, मुझे लगा बंटी कोई छोटी लड़की होगी, कॉलेजिएट लड़की होगी, तो देखा कि एक 80-85 साल की बुजुर्ग महिला, उनका नाम बंटी था। फिर उन्होंने बबलू को भी बुला लिया कि अरे बबलू तू उधर कहाँ बैठा है, तू इधर आ जा। तो बबलू आया, तो बबलू भी कोई युवा बच्चा नहीं था, वो भी 76-77 साल का एक बुजुर्ग था जो उसका भाई था। तो ये दोनों किसी शादी से लौट रहे थे, और वो जो भाई बहन, एक बुजुर्ग भाई बहन के बीच का जो संवाद था, वो बंटी और बबलू के रूप में उस कहानी में आया है। कहानी थोड़ी सी पैथेटिक है, वो आंख में, आपके आंखें में, कई लोगों की आंख में आंसू आ जाते हैं, मुझे भी, मैं भी भावुक हो जाता हूँ बोलते बोलते। लेकिन ये नटशेल में किस्सा ये कि जब लोगों के बीच में, एक्चुअली एक तो वो क्या करते हैं कि दूसरे की सीट पर कब्जा जमा लेते हैं। अगर आपने शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं तो आपको मालूम है कि शताब्दी एक्सप्रेस में आजकल जो आमने सामने मुंह करके बैठने वाली सीटें हो गई हैं, तो एक बीच वाली सीट होती है जो राजा जैसी रहती है, जिसमें बीच में टेबल रहता है। हमें हमेशा लगता था कि आपको ये टेबल वाली सीट मिलनी चाहिए। तो वो जो बंटी बबलू थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस सीट के जो बच्चे थे उनको भगा दिया कि तुम जाओ कहीं इधर उधर बैठ जाओ, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम नहीं हिलने वाले यहाँ से। वो बैठे रहे और वो पूरे समय अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, अपने परिवार की अच्छी बातें, और मेरे तो बेटा ऐसा है, मेरी तो बहू ऐसी है, और अब देखना कैसे पलक पावड़े बिछा कर बैठे होंगे, मैं जाऊंगी तो एकदम यही कर लेंगे और वो ही कर लेंगे। वो बंटी जो है सब चीज़ें बता रही होती है, और बबलू भी बता रहे होते हैं कि नहीं मेरे भी घर का ऐसा है वैसा है, जब सब अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं। फिर वो अपनी दीदी को अलवर स्टेशन पे उतारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कहानी का त्रासद अंत ये है कि वो जो बेटा जिसके बारे में वो पूरे सफ़र में गुणगान कर रही हैं, और जो बहू जो जिसके बारे में पूरे सफ़र में गुणगान कर रही हैं, वो उन्हें अगले 1 घंटे तक भी लेने आए नहीं होते हैं, और वो महिला अकेली प्लेटफॉर्म पर बैठी रहती है। और ये जो बबलू भाई साहब हैं, ये भी जो अपने परिवार का बड़ा बखान कर रहे होते हैं, जब वो गुड़गांव उतरते हैं तो किसी से पूछते हैं कि भैया फलानी जगह जाना है, वहाँ पे ऑटो का किराया कितना लगेगा बता दो, मुझे घर जाना है। क्या होता है जब हम सफ़र में होते हैं तो दूसरों की सामने हम बड़ी अलग सी चीज़ें बताते हैं, और जो वास्तविकता रहती है वो अलग होती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कविता सुना दूँ। सर स्वागत है। जो कविता मेरी काफ़ी लोग सुनते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी सुनते हैं, उसको ही मैं आपके सामने बताता हूँ। उसका शीर्षक है मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें, जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगें कठिनाइयाँ, जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी हो कम और खर्चे हों 1000, कोई कदम उठाने से पहले जब सोचना पड़े बार बार, करना चाहे जो हर कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, बस जरा सी कोशिश से दे देते परिस्थिति को मात। एहसास होने पर इसका बाद में न पड़े पछताना, इसलिए करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। असफलता का विलोम ही तो है सफलता, असफलता का विलोम ही तो है सफलता। अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर देनी है शत्रु को मात, झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। इसलिए करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है इससे बेहतर आज की इस चर्चा की समाप्ति नहीं हो सकती। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद करें। सर का परिचय देने के लिए, सर से बातचीत करने के लिए हमारे पास कई परतें हैं। जैसे जैसे हम लोग तह में जाते हैं सर, नई नई चीजें निकल करके आती हैं, जिसे हम 1.5 से 2 घंटों में समाहित नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बहुत सार्थक चर्चा रही। मैं आदरणीय सर का धन्यवाद देने के लिए मैं द्वारका प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद पत्र लेकर के आएं।
हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। मैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय सुधाकर जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और मैं एक छोटा सा धन्यवाद स्वरूप आदरणीय सुधाकर जी को यह द न्यू भारत की तरफ से प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर, मैं आदरणीय प्रोफेसर दर्शन पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे मंच पर आएं और यह सभागार जो बहुत सहज उपलब्ध हुआ है, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दर्शन सर के लिए। जब आप दिल्ली में आए तो सबसे पहली जरूरत होती है इतने अच्छे प्रांगण की, और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सर आपको। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कुछ युवा साथी सामने आ जाएं और जो वरिष्ठ हैं वे मंच पर आएं। सर के साथ एक ग्रुप फोटो हो और उसके बाद हम सभी यहां से अलविदा कहें। और द न्यू भारत, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से हम आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। सर, बहुत सारी बातें और करनी थी, लेकिन बहुत सारी वो बातें हैं जो छूट गई हैं, तो हम चाहेंगे कि भविष्य में हम फिर बैठें और युवाओं के साथ में फिर बातचीत करें। धन्यवाद सर। मैं जब तक कि ये चीजें अरेंज हो रही है, सर आपसे चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम पर एक टिप्पणी जरूर करें। द न्यू भारत का ये जो प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, और इसके माध्यम से चाय, चर्चा और चिंतन, ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपसी बातचीत, आपसी संवाद होता है, जो आज के दिनों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उस संवाद की परंपरा को प्रारंभ करना और एक खुली बातचीत जो कि एक तरह से गपशप के तौर पर हो, ये आपने जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको आयोजित किया, और राजधानी कॉलेज जो कि एक अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध महाविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर दर्शन पांडे जी को, आदरणीय सुधाकर पाठक जी को, और सभी को, आपको विशेष रूप से रवि जी। और मैं सच में इस बात से बड़ा मोहित हूँ कि आपने बहुत गहराई से रिसर्च किया है। मेरे बारे में इतना तो शायद मैं भी नहीं जानता जितना आप जानते हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय सुधाकर जी और दर्शन जी के उपस्थिति में हम धन्यवाद आप सभी युवा साथियों का, और जो यहाँ के प्राध्यापकगण हमारे साथ जुड़े, आप तमाम का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना यह कार्यक्रम असंभव होता।